हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथ्स का अपना थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, जहां पे लास्ट लेक्चर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेक्चर था सर, क्योंकि लास्ट लेक्चर से हमने वर्ड प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी। अब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या क्या देख लिया था सर लास्ट लेक्चर में। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैटेगरी नंबर 1 के साथ अपने वर्ड प्रॉब्लम के सीरीज को स्टार्ट किया था और कैटेगरी नंबर 1 के अंदर बहुत सारे सवालों की वैरायटी देखी, उनके कंसेप्ट को भी समझा सर। अब इतना कराने के बाद मैंने आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक स्टूडेंट से वो होमवर्क प्रॉब्लम्स बने होंगे, क्योंकि उन होमवर्क प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए जितने भी कंसेप्ट की जरूरत थी सर, वो ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेक्चर में जितनी सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब ये तो बात होगी सर लास्ट लेक्चर की। इस लेक्चर में क्या करेंगे, तो इस लेक्चर में हम अपनी इसी कैटेगरी नंबर 1 के अंदर और भी सारे वैरायटी ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे सर। और अपने इस लेक्चर की शुरुआत इस वर्ड प्रॉब्लम के साथ करते हैं। अगेन एक शानदार वर्ड प्रॉब्लम। क्या है सर प्रॉब्लम हमारा? तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स विच टुगेदर आर 40 इन नंबर। If she has 5 more pencils and 5 less pens, then the number of pencils would become 4 times the number of pens. Find the original number of pens and pencils. अब देखो सवाल क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना। रीना के पास पेन और पेंसिल का बहुत सारा कॉम्बिनेशन है। यानी सवाल ने आपको यह नहीं बताया कि रीना के पास कितने पेन्स हैं, सवाल ने आपको यह भी नहीं बताया कि रीना के पास कितने पेंसिल हैं, लेकिन सवाल आपको यह बता रहा है कि टोटल मिला के उसके पास जो पेन और पेंसिल का कॉम्बिनेशन है सर, वो कॉम्बिनेशन कितना है सर? 40 है। यानी कुल मिला के उसके पास जो पेन और पेंसिल है सर, वो 40 इन नंबर है। यह सवाल बता रहा है। अलग अलग कितने हैं ये नहीं बता रहा, इन टोटल आपको बता रहा है कि उसके पास जो कॉम्बिनेशन है पेन और पेंसिल का सर, वो 40 इन नंबर है सर, उनकी संख्या 40 है। अब सवाल ने आगे आपको क्या कहा? अब सवाल आगे आपको कह रहा है सर कि अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होते और अगर उसके पास 5 पेन कम होते, तो उस कंडीशन में, यह इंपॉर्टेंट है यहां पे, अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होते और उसी समय अगर उसके पास 5 पेन कम होते, तब जाके उस कंडीशन में उसकी जो पेंसिल की संख्या होती ना सर, उसकी जो पेंसिल्स का नंबर होता सर, वो उसकी पेन्स की संख्या का 4 गुना होता। क्या सवाल ने कहा? अब जाके इस कंडीशन में, कौन सी कंडीशन? अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होता और 5 पेन कम होता, इस कंडीशन में उसकी जो पेंसिल्स की संख्या होती सर, वो पेन्स की संख्या का 4 गुना हो जाती सर। यह सवाल मुझे कह रहा है। अब सवाल आगे मुझसे पूछ रहा है सर कि आप ओरिजिनली मुझे बताओ कि उसके पास कितने पेन्स और पेंसिल्स थे। समझ गए? अब ओरिजिनली मुझे बताओ कितने पेन्स और पेंसिल्स थे, इसका क्या मतलब है सर? मतलब कि यहां पे आपने क्या सुना? यहां पे आपने सुना कि अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती और 5 पेन कम होते, तो यह घटना 5 पेंसिल के बढ़ने की और 5 पेन के कम होने की, यह घटना के घटित होने से पहले उसके पास कितने पेन और पेंसिल थे, यह आप मुझे बताओ। यही सवाल मुझसे पूछ रहा है। नहीं समझ में आया सवाल? कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार सुनो, समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है सर, रीना के पास कितने पेन्स है वो आपको नहीं पता, कितने पेंसिल्स है ये भी आपको नहीं पता, लेकिन सवाल ने आपको बताया कि ये पूरे पेन और पेंसिल का जो बंडल है ना सर, वो जो टोटल नंबर हो रहे हैं पेन और पेंसिल के, वो 40 है। यानी कि वो पूरे पेन और पेंसिल का कॉम्बिनेशन सवाल ने आपको बता दिया। कितनी है सर संख्या में? तो 40 है। अलग अलग कितने हैं ये नहीं बताया, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कितना है ये बता दिया है सर, 40 है। अब सवाल आपको आगे कह रहा है सर कि अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती और 5 पेन कम होती, तब मतलब 5 पेंसिल ज्यादा होती, 5 पेन कम होती, तब जाकर उसकी जो पेंसिल्स की संख्या होती सर, वो पेन की संख्या का 4 गुना होती। यह सवाल आपको कह रहा है। तो आप बताओ ओरिजिनली उसके पास कितने पेन और पेंसिल थे? तो ओरिजिनली कितने पेन और पेंसिल थे का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी यहां पे क्या सिचुएशन बनी थी सर, कि आपने माना कि अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती और 5 पेन कम होती, तो ये जो घटना घटी ना 5 पेंसिल के बढ़ने की, 5 पेन के कम होने की, इस घटना के घटित होने से पहले, यानी कि शुरुआत में उसके पास कितने पेन और पेंसिल थे सर, उन्हीं की संख्या आपको मालूम करनी है। अब क्लियर हुआ? सवाल होना चाहिए। यह फंडा समझ में आया? अब देखो, अब सवाल में किस तरीके से अप्रोच लेना है ये ऑलरेडी हम सीख कर आ रहे हैं सर। तो अप्रोच ये कहता है
कि आप सवाल को पढ़ के सबसे पहले यह डिटरमाइन करते हो कि क्या मुझे मालूम करना है, क्या पता करना है। जो मालूम करना होता है वही मेरा अननोन का काम करती है और उसी को हम वेरिएबल मानते हैं। अब ये मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि सवाल के अंदर जरूर मुझे दो चीजें मालूम करनी पड़ेंगी, क्योंकि यही दो चीजें आगे जाके मेरी दो वेरिएबल बन जाती है। ये क्लियर है। अपने वेरिएबल को क्या मान लेते हैं सर? तो रैंडमली हम अपने वेरिएबल को x और y मान लेते हैं। अब क्या दो चीजें मालूम करनी है सर? ध्यान से सुनना। तो सवाल लास्ट की तरफ कह रहा है कि ओरिजिनली यानी शुरुआत में उसके पास कितनी पेन की संख्या थी और कितनी पेंसिल की संख्या थी, ये आप मुझे बताओ। यानी कि ओरिजिनली नंबर ऑफ पेन्स उसके पास कितने थे और नंबर ऑफ पेंसिल्स उसके पास कितनी थी, ये आप मुझे बताओ सर। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ये खोज निकाला कि आपको सवाल में पता क्या करना है। क्या पता करना है सर? तो ओरिजिनली उसके पास कितने पेन्स की संख्या थी, ओरिजिनली उसके पास कितने पेंसिल की संख्या थी, यही आपको पता करना है। तो जो चीज पता करना होती है सर, वही मेरे अननोन का काम करती है और यही अननोन मेरा वेरिएबल बनता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि सवाल इस तरीके से दिया ही जाएगा मुझे लीनियर इक्वेशन में, अगर वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो, कि हमेशा दो चीजें मालूम करनी पड़ेंगी और इन्हीं दो चीजों को हम अपने दो वेरिएबल मान लेते हैं। अब रैंडमली मैंने अपने दो वेरिएबल को x और y सेलेक्ट किया है। अब आपकी मर्जी है, इन दोनों में से किसी एक को x बोल दो, किसी दूसरे को y बोल दो, बिल्कुल आपकी चॉइसेस है। तो मान लो मैंने रैंडमली इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, तो मैंने क्या मान लिया सर कि ओरिजिनली शुरुआत में उसके पास जितने पेन थे सर उनकी संख्या x है, शुरुआत में ओरिजिनली उनके पास जितने पेंसिल्स थी सर उनकी संख्या y है, ये मैंने मान लिया। तो जो कंसेप्ट पढ़ा है सर उसको अप्लाई करके अपना पहला स्टेप कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं सर? अब सेकेंड स्टेप के अंदर हमें यह पता है कि सर हम ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स अपने देख रहे हैं उसमें मेरे पास दो इक्वेशन बन के आनी है, और दो इक्वेशन के बनने के लिए सवाल जरूर मुझे दो इंफॉर्मेशन देगा सर। अब वो दो इंफॉर्मेशन क्या है ये ढूंढना मेरा काम है। तो यहां पे जब हम सवाल को पढ़ रहे हैं सर तो मुझे अपनी दोनों इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। कहां कहां? ध्यान से सुनना। सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे मिली सर। क्या लिखा हुआ मिला है यहां पे? यहां पे क्लियर कट कह रहा है कि ओरिजिनली उसके पास जितने पेन्स और पेंसिल्स थे सर उनका कॉम्बिनेशन कितना है सर? 40 है। ये पहली इंफॉर्मेशन। अगली इंफॉर्मेशन कहां मिली सर? तो ये जो सेकंड वाली लंबी सी लाइन है ना, इसमें मेरी अगली इंफॉर्मेशन छिपी है कि अब जाके उसके पास अगर 5 पेंसिल ज्यादा होते और 5 पेन कम होते तब उसके पेंसिल्स की संख्या पेन के संख्या के 4 गुना होती। ये दूसरी इंफॉर्मेशन सर। अभी दो इंफॉर्मेशन की मदद से अपने दो इक्वेशन पे हम बात करेंगे, तो ध्यान से सुनते जाना सर। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या दे दी गई है आपको? पहली इंफॉर्मेशन ये दी गई कि उसके पास ओरिजिनली जो पेन और पेंसिल का कॉम्बिनेशन है सर उनकी संख्या कितनी है सर? उनकी संख्या 40 है। और आपने उसके पास ओरिजिनली कितने पेन और पेंसिल थे उसको क्या माना है सर? तो ओरिजिनली आपने माना कि उसके पास x पेन्स थे, उसके पास y पेंसिल्स थी। आपने ये मान लिया है सर। यानी कि इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को मैं प्रोसेस करूं तो मैं कह सकता हूं सर कि ओरिजिनली उसके पास अगर x पेन्स और y पेंसिल्स हैं तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन तो सवाल ने यहां बताया कितने हैं? 40 हैं सर। समझ में आया क्या किया मैंने? समझ में आना चाहिए सर। यानी कि सवाल ने आपको बताया कि ओरिजिनली उसके पास जितने पेन्स और पेंसिल्स है सर उन्हीं का कॉम्बिनेशन कितना है सर? उन्हीं का कॉम्बिनेशन 40 है। और आपने जो माना है उसके हिसाब से मैं अपने फर्स्ट इंफॉर्मेशन से इक्वेशन बनाऊं तो क्या बोलूंगा? आपने माना कि ओरिजिनली उसके पास x पेन्स थे, ओरिजिनली उसके पास y पेंसिल्स थी, तो ओवरऑल कितने पेन और पेंसिल हुए सर? तो ओरिजिनली ओवरऑल उसके पास x प्लस y पेन और पेंसिल हुए। और सवाल आपको बता रहा है कि ओरिजिनली जो टोटल पेन और पेंसिल की संख्या बन रही है सर वो 40 है। तो आपने अपना पहला इक्वेशन निकाल लिया। क्या निकाला सर? x प्लस y बराबर 40। तो आपने अपने पहले इंफॉर्मेशन की मदद से पहला इक्वेशन फ्रेम कर लिया। नोट डाउन करो। अब बड़े ध्यान से सेकेंड इंफॉर्मेशन को हैंडल करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना सर। सवाल अब देखो यहां पे मैं लिख देता हूं पेन, यहां पे लिख देता हूं पेंसिल। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, यहीं पे स्टूडेंट गलती करेगा। अब सवाल आपको कह रहा है, सेकेंड इंफॉर्मेशन पर हम आ गए, अब हम सेकेंड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं सर। सवाल अब आपको कह रहा है कि अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती और 5 पेन कम होते, तो बहुत ध्यान से सुनना।
अभी ओरिजिनली कितने पेन और पेंसिल है सर उसके पास? तो ओरिजिनली उसके पास एक्स पेन है सर और उसके पास वाई पेंसिल सर, सही बात है सर। अब सवाल ने क्या कहा, अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती, तो पहले से उसके पास वाई पेंसिल है, तो 5 पेंसिल ज्यादा होती, तो अब उसके पास कितनी पेंसिल हो जाती सर? तो 5 पेंसिल बढ़ाने के बाद उसके पास y प्लस 5 पेंसिल हो जाती, सही बात है सर। इसी समय सवाल आपको यह भी कह रहा है कि अगर उसके पास 5 पेन कम होती, यानी ओरिजिनली उसके पास कितने पेन है सर? x पेन है, अब 5 पेन कम होता तो कितने पेन बचते सर? x माइनस 5 पेन बचते। तो इस कंडीशन में सवाल कह रहा है कि ये जो यहां पे पेन और पेंसिल में ट्रांजैक्शन हुआ है, उसके बाद जब मैंने ऑब्जर्व किया तो क्या पाया कि उसकी पेंसिल की संख्या पेन की संख्या के 4 गुनी है। बहुत ध्यान से सुनना, उसके पेंसिल की संख्या इस ट्रांजैक्शन के बाद, तो ट्रांजैक्शन के बाद पेंसिल की संख्या कितनी बन रही है सर? y प्लस 5 बन रही है। तो ट्रांजैक्शन के बाद उसकी जो पेंसिल की संख्या होती सर, वो पेन की संख्या के 4 गुनी हो जाती। पेन की संख्या कितनी है सर? x माइनस 5, इसकी 4 गुनी, इसका 4 टाइम्स हो जाता मेरा पेंसिल का संख्या। यह सवाल मुझे बोल रहा है, इक्वेशन मैंने बना दिया। तो फिर से ये सेकंड पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सर सवाल ने कहा है कि ओरिजिनली उसके पास x पेंस है, y पेंसिल्स है। अब अगर उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होती, तो अब उसके पास कितनी पेंसिल हो गई सर? y प्लस 5 हो गई। अगर उसके पास 5 पेन कम होते, तो अब उसके पास कितने पेन हो गए सर? तो x माइनस 5 पेन हो गए। तो ये ट्रांजैक्शन, ये हेर फेर होने के बाद सवाल कह रहा है कि जब ये हेर फेर हो जाएगा, उसके बाद उसकी जो पेंसिल की संख्या होती, यानी हेर फेर के बाद पेंसिल की संख्या क्या है सर? y प्लस 5 है। उसकी जो पेंसिल की संख्या होती, वो पेन की संख्या का 4 गुना हो जाती सर, पेन की संख्या का 4 गुना हो जाती, यानी दिस इंटू 4 टाइम्स। यानी कि यहां से हमारी सेकेंड इक्वेशन भी निकल कर आ गई। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल सही तरीके से आपको सोचते हुए बताया है, और ये हर स्टूडेंट को यहां पे समझ में आना चाहिए। तो आपने अपना सेकेंड इक्वेशन भी फ्रेम कर लिया। देखो मैंने कहा था ना कि ये ट्रांजैक्शन वाले सवाल बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे एग्जाम में, और मिलते हैं। सिर्फ बोर्ड एग्जाम क्या, कंपटीशन में भी आपको ये वैरायटी बहुत ज्यादा घुमा फिरा के मिलती है। क्लियर हो गया? तो यहां से सर मुझे अपनी सेकेंड इक्वेशन निकल कर आ गई। क्या आ गई सर? तो मेरी इक्वेशन बन रही है y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 5। अभी इस चीज को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें सर, तो क्या हो जाएगा यहां पे? y प्लस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। अब इस y को उस तरफ भेज देता हूं सर, तो कितना हो गया? 4x माइनस वाई, प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई बन गया सर। माइनस 20 को इधर बुला लेता हूं तो प्लस 20 बन जाएगा। तो प्लस 20 प्लस 5 25 बन गया सर। कितना? 25। तो आपने अपनी सेकेंड इक्वेशन भी निकाल ली। क्या निकाला सर? तो आपने यहां पे अपना सेकेंड इक्वेशन निकाला है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। नोट डाउन करो सर, जितनी चीजें बोर्ड पे इंपॉर्टेंट लगे और जितना मैंने कहा जो आपको लगी चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको भी नोट डाउन कर लेना। दोनों कॉपी में नोट डाउन करो। हट जाता हूं थोड़ा फ्रेम से ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। कर लिया नोट डाउन? अब देखो यहां पर, तो सर अब मेरा काम आसान हो गया है, क्योंकि मेन टारगेट मेरा इक्वेशन बनाना ही रहता है। एक बार इक्वेशन बन गया, उसके बाद सवाल के अंदर कुछ खास नहीं रह जाता पता करने को। सही बात है? अब सर इसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अब यहीं पे फटाफट दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखना सर, कि यहीं पे सीधे मुझे दिख रहा है कि यहां पे अगर ना मेथड नंबर 2 में लगा दूंगा तो फटाफट सवाल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा सर, तो मेरा वेरिएबल y एलिमिनेट हो जाएगा। y एलिमिनेट हो जाएगा, पूरी इक्वेशन x के टर्म्स में आ जाएगी। x निकाल लोगे, x को वापिस से दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, y भी निकल जाएगा, और आपने जो अपना x और y माना है सर, वो निकल कर आ जाएगा। तो यहां पे हम फटाफट देख सकते हैं क्या सर, कि हमारा x प्लस वाई आ रहा है 40, हमारा 4x माइनस वाई आ रहा है 25। दोनों इक्वेशन को सर ऐड कर दे तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो गया, 4x प्लस x 5x बन जाएगा, बराबर यहां पे कितना हो गया सर? 65 हो गया। तो 13 5 65, x की वैल्यू 13 निकल के आ गई। और आपने x क्या माना था सर? तो आपने अपनी शुरुआत वाली ओरिजिनल वाली पेन्स की संख्या को x माना था। तो ओरिजिनल पेन्स की संख्या कितनी आई सर? 13 निकल के आई। तो ओरिजिनल पेन्स की संख्या कितनी निकल के आई सर? 13 निकल कर आई।
इसी तरीके से ओरिजिनल पेंसिल की संख्या कैसे आएगी, तो इस x को किसी एक इक्वेशन में पुट करके y निकाल लो। मान लो ऊपर वाले में पुट करता हूं सर, तो y बराबर कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस 13, कुल मिला के कितना हो गया सर 27 हो गया। और y आपने किसको माना है, तो अपनी ओरिजिनल पेंसिल की संख्या को आपने y माना था, कितना निकल के आया सर 27। क्लियर, यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। एक शानदार सवाल और पढ़े हुए शानदार कंसेप्ट के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वैरायटी है, मैंने आपको बार बार कहा है। क्लियर हुआ, नोट डाउन करो चीजों को। अब देखो नेक्स्ट सवाल यहां पे क्या है। अब अपनी कैटेगरी नंबर 1 के अंदर एक और शानदार वैरायटी पे यहां पे हम बात करेंगे सर, और इस वैरायटी का जो हम कंसेप्ट सीखेंगे ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है सर, क्योंकि इस वैरायटी पे बेस्ड कई सारे वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये जो वैरायटी और कंसेप्ट है ना सर, ये आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं रहने वाला है, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो अपने जूनियर क्लासेस से। तो इस कंसेप्ट का ओवरव्यू देख लेंगे सर, अच्छे से इस कंसेप्ट को हम रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट का फंडा समझेंगे, और फाइनली ये जानेंगे कि अपने इस वैरायटी के वर्ड प्रॉब्लम में कंसेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो हर चीज अब यहां ध्यान से सुनते जाना सर। हमारा कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं सर, वो है प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट। अब आपको तुरंत रिकॉल हो रहा होगा सर कि ये कंसेप्ट ऑलरेडी हम अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ के आते हैं, तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपको पता है। लेकिन हम कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, और यहां पे एक बार अच्छे तरीके से अपने प्रॉफिट और लॉस को रिवाइज कर लेते हैं सर। तो प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि, फायदा या नुकसान, ये कुछ ऐसी चीजें हैं सर जो हमारे लाइफ के हर मोमेंट पे हमारे साथ अटैच्ड होती हैं। यानी कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो सर, तो लाइफ का ऐसा कोई पल नहीं है जहां पे आप प्रॉफिट और लॉस को होता हुआ ना देखो, हमेशा आपको यह दिखेगा ही दिखेगा। खासकर जब हमारे लाइफ में पैसे इन्वॉल्व होने लगते हैं सर, तो पैसे के इन्वॉल्वमेंट के बाद यह प्रॉफिट और लॉस तो आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होता है सर। अब बेसिकली प्रॉफिट और लॉस के अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स को यह कहता हूं कि आपको यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप पैसे से बहुत ज्यादा डील करोगे सर, उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा काम करोगे। तो जब तक आपको यह कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहां पे आपको जाके दिक्कत होगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको नॉर्मली भी यह कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो सर कंसेप्ट थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो कुल मिला के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, और ये बेसिक टर्म्स अगर आपको प्रॉफिट और लॉस के अंदर पता है तो आपके लिए ये पूरे प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट बहुत आसान हो जाता है सर। क्या क्या कंसेप्ट है सर? तो पहला टर्म होता है हमारे कॉस्ट प्राइस का, जिसको हम सीपी भी कह देते हैं। हमारा दूसरा टर्म होता है सेलिंग प्राइस का, जिसको हम एसपी भी कह देते हैं सर। हमारा तीसरा टर्म होता है प्रॉफिट, चौथा टर्म होता है लॉस, पांचवा टर्म होता है प्रॉफिट परसेंट, छठा टर्म होता है लॉस परसेंट। तो अगर बेसिकली ये 6 टर्म की मुझे अच्छी नॉलेज है ना सर, तो हमें इस टॉपिक में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक एग्जांपल के थ्रू हर एक टर्म के फंडे को समझने की कोशिश करते हैं, तो हर चीज यहां ध्यान से सुनना। मान लो मैं एक दुकानदार हूं और मेरी एक बुक शॉप है, ठीक है। अब अपनी बुक शॉप में मैं 2 बुक्स खरीद कर लेकर आता हूं, जिसको मैंने सोचा है कि मैं इनको अपने कस्टमर को बेचूंगा। बहुत ध्यान से सिचुएशन को समझना सर। मैं एक दुकानदार हूं, मेरी एक बुक शॉप है। अब अपनी बुक शॉप के लिए 2 बुक मैं खरीद कर लाता हूं, जिसको मैं अपने कस्टमर को बेचूंगा। अब एक बुक मैं 100 रुपए में खरीद कर ला रहा हूं सर, और एक बुक मैं 500 रुपए में खरीद कर ला रहा हूं। तो जितने दाम में एक दुकानदार अपने सामान को खरीद कर लाता है सर, वही दाम उस सामान का कॉस्ट प्राइस कहलाता है। समझ में आया? फंडा आना चाहिए। मैं रिपीट करता हूं सर, एक दुकानदार किसी सामान को जिस प्राइस में खरीद कर अपने दुकान में लाता है सर, वही सामान की प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस कहला जाती है सर, जिसको हम शॉर्टकट में सीपी भी कह देते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सर कि मेरे बुक्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो फटाफट आपका जवाब आना चाहिए सर कि आपने अपने 2 बुक्स को 100 रुपए और 500 रुपए में खरीदा था। तो आपके पहले बुक का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ सर? तो आपके पहले बुक का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए हुआ। इसी तरीके से आपके दूसरे बुक का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ सर? तो आपके दूसरे बुक का कॉस्ट प्राइस 500 रुपए हुआ। यह क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे सेलिंग प्राइस पे आते हैं सर। अब ये जो पहली बुक मैं 100 रुपए में लाया था, इस बुक को मैंने अपने एक कस्टमर को 200 रुपए में बेच दिया सर। तो जितने दाम पे एक दुकानदार अपने सामान को कस्टमर को बेचता है, जितने दाम पे एक दुकानदार
अपने सामान को कस्टमर को बेचता है सर, वही उस सामान का सेलिंग प्राइस कहला जाती है। समझ में आया? आना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने दाम पर एक दुकानदार अपने उस सामान को कस्टमर को सेल करता है, अपने कस्टमर को बेचता है, वही उस सामान का सेलिंग प्राइस कहलाती है सर, जिसको हम एसपी से भी डिनोट करते हैं। अब ये सिचुएशन यहां पे मैं अप्लाई करें तो अगर मैं आपको कह रहा हूं सर कि ये जो बुक मैं 100 रुपए में खरीद कर लाया था, इसको मैंने अपने एक कस्टमर को 200 रुपए में बेचा, तो हमारे इस बुक 1 का सेलिंग प्राइस क्या हुआ? तो आप फटाफट जवाब दोगे सर, आपने अपने कस्टमर को 200 रुपए में बेचा है, तो आपके इस सामान का सेलिंग प्राइस 200 रुपए हुआ सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगेन, अगर मैं अपनी दूसरी बुक कर अपने कस्टमर को, अगर मैं अपनी दूसरी बुक को अपने किसी और कस्टमर को 400 रुपए में बेचता हूं सर, तो यहां से फिर से मैं कह सकता हूं सर कि मैंने अपनी दूसरी बुक जो कि 500 रुपए में खरीदी थी, उसको 400 में ही बेच दिया, तो ये मेरी सेकंड बुक का क्या कहलाई सर? सेलिंग प्राइस कहला गई। तो आपकी सेकंड बुक का सेलिंग प्राइस क्या है सर? 400 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत? तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अब आपको बिल्कुल क्लियर रहना है, और यहां पे आप डिक्शनरी मीनिंग से भी बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि सेलिंग प्राइस का क्या फंडा है। नाम में ही छिपा है सर सेलिंग प्राइस, यानी बेचने वाली प्राइस। यानी सिंपल सी बात है कि आप किसी सामान को किसी दूसरे को जितने प्राइस में बेच देते हो सर, जितने प्राइस में सेल कर देते हो, वही उस सामान का सेलिंग प्राइस कहलाती है। अब बेचने से पहले तुम भी तो उस सामान को, अब बेचने से पहले तुम भी तो उस सामान को किसी प्राइस पर खरीद कर लाए होगे, तो जिस प्राइस पर एक दुकानदार अपने सामान को खरीद कर लाता है सर, वो उसका कॉस्ट प्राइस कहलाती है। जितने प्राइस पे बेच देगा अपने कस्टमर को, वो उसका सेलिंग प्राइस कहला जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में अब आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए। इतना फंडा क्लियर हुआ। अब आगे सर, प्रॉफिट और लॉस की बात कब होती है, तो इसको भी सिचुएशन से समझते हैं। अब ये जो पहली बुक हमने लाई थी सर 100 रुपए में, और अपने कस्टमर को जब 200 रुपए में बेची, तो हमने क्या देखा सर? लाए थे सिर्फ 100 रुपए में, बेच दिया दुगने दाम में, तो हमने क्या किया सर? हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया सर, हमें फायदा हुआ, हमें मुनाफा हुआ अपनी पहली पुस्तक को बेचने पर सर। तो यहां से आपको प्रॉफिट का एक आइडिया लगा। क्या आइडिया लगा सर? तो मैथमेटिकली अगर मैं इस सिनेरियो पे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि कभी भी किसी सामान के खरीदने और बेचने पे एक ऐसी सिचुएशन बने जहां पे हम ऑब्जर्व करें कि हमारा जो उस सामान का सेलिंग प्राइस है वो उस सामान के कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम हमेशा फायदा कमाते हैं, हम हमेशा मुनाफा कमाते हैं, हम हमेशा प्रॉफिट कमाते हैं सर। ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरीके से जब मैं अपनी सेकंड सिचुएशन को इमेजिन करूं, तो यहां पे क्या देख रहा था सर कि मैं अपनी दूसरी बुक खरीद के तो लाया था 500 रुपए में, लेकिन मुझे अपनी दूसरी बुक को 400 रुपए में ही बेचना पड़ा। तो मुझे क्या हो गया सर? क्लियरली यहां पे मुझे नुकसान होता हुआ दिख रहा है सर, मुझे यहां पे लॉस होता हुआ दिख रहा है। यानी इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली पुटअप करूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं? कभी भी ऐसी सिचुएशन खरीद बिक्री में बने कि आपकी जो सेलिंग प्राइस आ रही है सर, वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के मुकाबले छोटी पड़ जाए, आपकी जो सर सेलिंग प्राइस आ रही है वो कॉस्ट प्राइस के मुकाबले छोटी पड़ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमें नुकसान होता है सर, जिसको हम लॉस का नाम दे देते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। फटाफट नोट डाउन करो। तो कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा सर, ये मैथमेटिकली समझ गए। अब कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ सर, उस पे बात कर लेते हैं। तो फिर से यहां हर बात को ध्यान से सुनना। अब अगर मैं अपनी फर्स्ट सिचुएशन लूं, तो फर्स्ट सिचुएशन में देखो मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा है सर। मैंने बुक खरीदी थी 100 रुपए में और मैंने उसको बेच दिया 200 रुपए में, तो इतना कंफर्म है सर, मुझे दिख रहा है कि मेरे इस पहली कंडीशन में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हुआ होगा। कितना प्रॉफिट हुआ होगा सर? तो मुझे यहां से दिख रहा है 100 में खरीदा था, 200 में बेचा, यानी कि 200 माइनस 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ सर मुझे। तो यहां से इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली पुटअप करूं तो मैं क्या कह सकता हूं सर कि अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को घटा देते हो तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है सर, यही वैल्यू आपका मुनाफा बताती है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो यहां से हमने अपना प्रॉफिट का फॉर्मूला देखा सर। क्या देखा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको नोट डाउन करो। तो अगर पहली सिचुएशन के हिसाब से बात करें सर, तो क्या दिख रहा है
कि क्लियरली यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 200 माइनस 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सर। यह क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से दूसरे सिचुएशन को इमेजिन करते हैं सर। अब दूसरे सिचुएशन में मैंने क्या देखा सर कि मैं अपनी दूसरी बुक खरीद के तो लाया था 500 रुपए में, लेकिन जब मैंने उसको बेचा तो मुझे किसी कारण उस बुक को 400 रुपए में ही बेचना पड़ा। तो कुल मिला के खरीदा 500 में था लेकिन बेचा 400 में। तो यहां पे मुझे ऑब्जर्व हुआ सर कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से छोटा है, यानी कि हमें नुकसान हुआ सर, हमें लॉस हुआ। अब कितने का लॉस हुआ सर? तो ये जो लॉस हुआ सर मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है 100 रुपए का लॉस हुआ सर। 500 में खरीदा था, 400 में बेचना पड़ा, यानी कि 100 रुपए का लॉस हुआ। अब इसी चीज को मैथमेटिकली पुटअप करें तो क्या कह सकते हैं सर? इसी चीज को यहां पे मैथमेटिकली पुटअप करें तो हम कह सकते हैं सर कि अगर आप अपनी, ध्यान से सुनना, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा देते हो, अगर आप अपनी कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को घटा देते हो तो जो आपकी वैल्यू निकल कर आती है सर, वही वैल्यू आपको आपके सामान में कितना लॉस हुआ सर, कितना नुकसान हुआ, यह बता देती है। क्लियर है? इसको नोट डाउन करो यहां पे। तो हमने 4 चीजें यहां पे क्लियर कर ली सर। क्या क्या? सबसे पहले कॉस्ट प्राइस का फंडा क्या है, सेलिंग प्राइस का फंडा क्या है, प्रॉफिट किस सिचुएशन में होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस किस सिचुएशन में होगा, लॉस का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये 4 बेसिक चीजें क्लियर कर ली सर। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनना, यानी कि सर प्रॉफिट और लॉस सीखने के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे भी किसी भी तरीके की अगर खरीद बिक्री हो रही होगी तो वहां नॉर्मली या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, या तो प्रॉफिट होगा सर या तो लॉस होगा। तो मन में एक सवाल उठता है सर कि अगर मेरा काम प्रॉफिट और लॉस के एनालिसिस से हो जाता है तो आखिर मुझे अलग से प्रॉफिट परसेंट टाइप की चीज और लॉस परसेंट टाइप की चीज पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी सर? अगर मेरा काम प्रॉफिट और लॉस से हो जा रहा था तो अलग से प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जानने की जरूरत ही क्यों थी? तो बड़े ध्यान से सुनना, कोई टीचर आपको ऐसे नहीं समझाएगा। तो यहां पे फंडा यह कहता है सर कि कभी भी अगर मुझे अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रॉफिट को कंपेयर करना हो, ध्यान से मेरी बात को समझो, अगर मुझे अलग अलग टाइप के बहुत सारे प्रॉफिट्स को, बहुत सारे मुनाफे को कंपेयर करके यह देखना हो कि कौन सा मुनाफा मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद रहा, कौन सा मुनाफा मेरे लिए कम फायदेमंद रहा, या फिर यही कहानी मैं लॉस के लिए भी कह सकता हूं। अगर मुझे बहुत सारे लॉसेस को कंपेयर करके देखना हो कि कौन सा लॉस मेरे लिए ज्यादा नुकसान वाला रहा, कौन सा लॉस मेरे लिए कम नुकसान वाला रहा, यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कभी भी अगर मुझे अलग अलग टाइप के प्रॉफिट में कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ जाए या फिर मुझे अलग अलग टाइप के लॉस में कंपैरिजन करने की जरूरत पड़ जाए तो इसी कंपैरिजन को स्मूथली चलाने के लिए हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जरूरत पड़ती है। अब सर बोलने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इसको हम मैथमेटिकली सिचुएशन के हिसाब से कैसे समझेंगे? तो बड़ी बारीकी से और आराम से यहां पे सिचुएशन को समझने की कोशिश करना। मान लो कह रहा हूं सर कि मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने एक सामान 200 में खरीदा, ठीक है, और उसको 250 में एक कस्टमर को बेच दिया। और यहां पे फिर से मैं आपको कह रहा हूं सर, एक दूसरा सामान मैंने 500 रुपए में खरीदा और इसी सामान को किसी दूसरे कस्टमर को 550 रुपए में बेच दिया। अब आप यहां से इस सिनेरियो को मुझे प्रॉफिट लॉस से एक्सप्लेन करके बताओ, तो आप क्या जवाब देते? बहुत ध्यान से इस फंडे को यहां समझना। आप कहते सर दोनों ही केसेस में मुझे दिख रहा है सर कि मेरा जो सामान का सेलिंग प्राइस है वो मेरे सामान के कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, यानी कि दोनों ही केसेस में प्रॉफिट हो रहा है। चलो ठीक है, इतना पता लगा सर, दोनों ही केसेस में प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है सर? तो यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि मुझे दोनों केसेस में दिख रहा है सर कि मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो, अगर फिलहाल आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे तो आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करोगे? आप कहोगे सर मैंने 2 टाइप का बिजनेस किया, दोनों बिजनेस में मुझे 50 रुपए का ही मुनाफा हुआ, तो कुल मिला के दोनों बिजनेस मेरे लिए समान है, मैं कोई भी बिजनेस करूंगा तो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ेगा सर, दोनों बिजनेस मेरे लिए इक्वली अच्छा है। यह बात इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सर दोनों बिजनेस मेरे लिए इक्वली अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे आप थोड़ी देर के बाद पता करोगे
कि एक बिजनेस आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, एक बिजनेस आपके लिए कम फायदेमंद है। अब वो कैसे है, यही आपको बताएगा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब वो जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए आप एज इट इज लगा के यहां पे दोनों के लिए प्रॉफिट परसेंट कंपेयर करके देखो कि क्या निकल के आ रहा है, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे। सर मेरे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर मान लो उस फॉर्मूले को हम सिंपल अप्लाई करें, क्योंकि अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं तो ध्यान से सुनते जाना, तो यहां से सर मेरा प्रॉफिट परसेंट निकल कर आएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। यहां पे कॉस्ट प्राइस क्या है सर, 200 रुपए, इंटू यहां पे कितना हो गया सर, 100 हो गया। यानी इस चीज को सॉल्व करें सर तो मेरे पास आ रहा है 25%। ये क्लियर है, कितना आया सर, 25%। लेकिन अगर यहीं पे हम दूसरे केस में अपना प्रॉफिट परसेंट निकाले तो देखो क्या निकल के आ रहा है। यहां पे सर अगेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। इस केस के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है सर, 500 इंटू 100। तो यहां पे सर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 10%। तो क्या दिखा, जब तक मुझे प्रॉफिट परसेंट के बारे में नहीं पता था तब तक मुझे यह दिख रहा था कि दोनों ही केसेस में प्रॉफिट 50 रुपए का हो रहा है, तो दोनों बिजनेस मेरे लिए इक्वली फायदेमंद है, मैं दोनों में इक्वल तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा। यह मुझे ऑब्जर्व हो रहा था। लेकिन प्रॉफिट परसेंट ने यह क्लियर किया कि ऐसा नहीं है सर, आपका एक बिजनेस ज्यादा फायदेमंद है, आपका एक कम फायदेमंद है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ज्यादा फायदेमंद वाले बिजनेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि सर ये जो मेरे प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ रही है सर, ये अलग अलग आ रही है। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनी सर कि प्रॉफिट की वैल्यू दोनों में सेम आई लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज दोनों में अलग आ गया। एक में प्रॉफिट परसेंट आ रहा है सर 25%, यानी मेरे पहले बिजनेस में प्रॉफिट परसेंट आया 25%, जबकि मेरे दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट परसेंट सिर्फ 10% आया। तो ये क्या बता रहा है, ये मुझे बता रहा है कि आपके पहले बिजनेस में आपके प्रॉफिट का मार्जिन 25% है सर, जबकि दूसरे बिजनेस में आपके प्रॉफिट का मार्जिन सिर्फ और सिर्फ 10% है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, पहले बिजनेस को करने में ज्यादा फायदा है। तो जब तक आपको प्रॉफिट परसेंट का कंसेप्ट नहीं पता था, आपको यह लग रहा था कि दोनों में प्रॉफिट की वैल्यू तो सेम आ रही है तो दोनों बिजनेस मेरे लिए इक्वली फायदेमंद है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉफिट परसेंट ने यह क्लियर किया कि एक्चुअली किस बिजनेस में ज्यादा फायदा है। तो यहां से जो स्टेटमेंट मैंने आपको कही थी वो सिद्ध होती है। क्या स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था सर, कि प्रॉफिट परसेंट अलग अलग टाइप के प्रॉफिट को कंपेयर करने में आपको मदद करता है कि कौन सा प्रॉफिट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहा, कौन सा प्रॉफिट आपके लिए कम फायदेमंद रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना और इस एग्जांपल को कॉपी पे नोट करके रखना, ऐसा आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। यह क्लियर हो गया। तो यहां से क्या पता लगा, एक्चुअली मुझे इल्यूजन हो रहा था कि चूंकि दोनों में प्रॉफिट की वैल्यू सेम आ रही है तो दोनों सिचुएशन मेरे लिए बराबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग है सर। एक्चुअली में प्रॉफिट परसेंट मुझे यह बताता है कि आपका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है, यानी कि इस बिजनेस को करने में आपको ज्यादा फायदा है सर। आपका यहां पे प्रॉफिट परसेंट कम है सर इसके मुकाबले, यानी कि यह बिजनेस आपके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद नहीं है जितना यह बिजनेस है। तो ऑब्वियस ही बात है, कौन सा बिजनेस करना पसंद करोगे, जो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आपकी मदद किसने की चॉइस करने में, आपकी मदद किसने की कंपैरिजन करने में, प्रॉफिट परसेंट ने मदद की। बहुत इंपॉर्टेंट, जितनी बातें कही उसको अपने लैंग्वेज में अच्छे तरीके से दोनों कॉपी पे नोट डाउन करो। यह क्लियर हुआ। बस इसी तरीके से अगर आप चाहो तो लॉस परसेंट पे भी सोच सकते हो सर। और बहुत ध्यान से फिर से मेरी बात को समझना। फॉर्मूला क्या दिया है सर लॉस परसेंट का, सिंपल फॉर्मूला यहां पे दिया है सर, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। थोड़ी देर के लिए बस फॉर्मूले को याद रखो, फॉर्मूला ध्यान में रखोगे, फंडा अपने आप समझ में आ जाएगा। यानी कि यही बात मैं फिर से लॉस परसेंट के लिए भी बोल सकता हूं कि सर अगर मुझे बहुत सारे लॉसेस को, बहुत सारे नुकसान को कंपेयर करके यह देखना पड़े कि कौन सा नुकसान मेरे लिए ज्यादा खतरनाक रहा, कौन सा नुकसान मेरे लिए कम खतरनाक रहा जिसको मैं झेल जाऊंगा, इसको एनालाइज करने में कौन मदद करेगा, लॉस मदद नहीं करेगा सर, लॉस परसेंट करेगा। कैसे, अगेन एक सिचुएशन से इसको हम समझ सकते हैं। मान लो यहां पे मैं कह रहा हूं सर कि कोई सामान मैं 200 रुपए में लाया और उसको मैं 150 रुपए में बेच रहा हूं। इसी तरीके से कोई सामान मैं 550 रुपए में लाया लेकिन उसको मैं 500 रुपए में बेच रहा हूं। अब आप मुझे यहां पे इस सिनेरियो को एक्सप्लेन करके बताओ। तो आप फटाफट जवाब दोगे सर, दोनों ही केसेस में मुझे दिख रहा है कि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के मुकाबले कम है, यानी कि लॉस हो रहा है सर। दोनों ही केस में समझ में आ रहा है लॉस हो रहा है। अब कितना लॉस हो रहा है सर,
तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन, दोनों ही केस में लॉस बराबर हो रहा है सर। यहां पे भी मैं लॉस निकालूंगा तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 50 रुपए निकल कर आ जाएगा। यहां पे अगर मैं लॉस निकालूंगा सर तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 50 रुपए ही निकल कर आएगा। यानी अभी तक जब आपको लॉस परसेंट का फंडा पता नहीं है तो आप कहोगे सर दोनों नुकसान मेरे लिए तो बराबर रहे, दोनों में 50 रुपए का लॉस हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक नुकसान आपके लिए ज्यादा घातक था, एक नुकसान आपके लिए कम घातक था। यह कौन बताएगा, यह आपको लॉस परसेंट बताएगा। कैसे बताएगा सर, तो फिलहाल उस फॉर्मूले में बस अपने डेटा को पुट करके कैलकुलेट करो और देखो क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व हो रहा है सर। तो यहां पे अगर हम अपने पहले डेटा को लॉस परसेंट में पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो देखो मेरी फर्स्ट डेटा के हिसाब से लॉस परसेंट क्या निकल के आ रहा है। तो यहां पे आ जाएगा सर लॉस कितनी है 50 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट केस में कॉस्ट प्राइस कितना है सर 200 रुपए है, इनटू यहां पे कितना हो गया सर 100 हो गया। तो ये 100 से ये 100 गया सर, यहां पे आ गया 25। तो आपका लॉस परसेंट फर्स्ट केस में कितना आया सर 25% आया। अब इसी तरीके से अगर हम अपने सेकेंड केस के हिसाब से लॉस परसेंट निकालें तो देखो मुझे क्या मिल रहा है सर। सेकेंड केस में लॉस परसेंट निकाले तो लॉस अभी भी 50 ही है सर, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है सर इस केस के हिसाब से 550 है। तो 550 इंटू यहां पे कितना हो गया सर 100 हो गया। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो इस जीरो से ये जीरो गया सर, 5 11 जा कुल मिला के 100 बाई 11 कितना हो जाएगा 100 9 जा 99, कुल मिला के 9 पॉइंट समथिंग परसेंट। मैं इसको नियरली थोड़ी देर के लिए 9% मान लेता हूं। अब देखो अभी फिलहाल जब तक आपको लॉस परसेंट नहीं पता था तो आपको क्या लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है सर नुकसान तो दोनों ही जगह बराबर हो रहा है, तो दोनों सिचुएशन तो मेरे लिए एक ही टाइप की सिचुएशन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। एक्चुअली में यहां पे मुझे दिख रहा है सर कि ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है यहां पे मेरा 25% का लॉस है, जबकि ये जो सेकेंड ट्रांजैक्शन हुआ है यहां पे सिर्फ 9% का लॉस है। तो कम लॉस परसेंटेज कहां है सर, यहां पे कम लॉस परसेंटेज है, यानी कि ये वाली जो लॉस हुई सर ये मेरे लिए कम घातक रही, जबकि ये वाली जो लॉस हुई सर ये मेरे लिए ज्यादा डेंजरस रही, ज्यादा घातक रही। तो चूंकि मुझे दिख रहा है सर कि यहां की लॉस मेरे लिए ज्यादा बड़ी है, मेरे लिए ज्यादा नुकसानदेह है, तो मैं इस बिजनेस को अवॉइड करूंगा। यहां पे इस बिजनेस के साथ मैं स्टिक कर सकता हूं क्योंकि यहां पे जो मेरी लॉस है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो ये फायदा है आपके लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का, क्योंकि ये आपको अलग अलग टाइप के प्रॉफिट और लॉस को जो आपको लगेंगे एक जैसे हैं लेकिन एक्चुअली में कंपेयर करके दिखाएगा कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो जितने भी बिजनेस के बड़े बड़े डिसीजन होते हैं सर वो सिंपली प्रॉफिट लॉस से नहीं निकलते, उसके लिए आपको प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट एक्चुअली में क्या करता है तो आपके पूरे एनालिसिस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर आ जाता है ताकि आप बड़ी आसानी से एक बार में कंपेयर करके बता सको कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या बन रही है। यह फंडा यहां तक क्लियर है, किसी को इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे हमने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के बारे में जाना। अब देखो यहां पे आगे, अब यहां पे जिस तरीके से मैंने आपको ये बेसिक टर्म्स का मतलब क्लियर किया ना, कोई टीचर आपको नहीं करेगा। जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉफिट लॉस का फंडा समझाया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए पूरे जिंदगी भर लाइफ टाइम काम करेगा। तो इस फंडे को हमेशा याद रखना। ये क्लियर हो गया। अब वापस यहां पे आ जाते हैं सर और कुछ इंटरेस्टिंग सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो इतने फॉर्मूले दिखाने के बाद मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आप मुझे सॉल्व करके बताओ क्या होगा सर। सवाल यह है कि मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट से किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा। अब इसी सामान को मैं अपने किसी कस्टमर को बेच दे रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं यह मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं सर कि जब मैंने अपने कस्टमर को इसी सामान को बेचा तो मैंने 50% का प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया सर 50% का प्रॉफिट कमाया। तो अब आप मुझे बताओ कि मैंने अपने उस कस्टमर को कितने में सामान बेचा होगा। सवाल रिपीट करते हैं सर। मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा। अब इस 100 रुपए के सामान को मैं अपने कस्टमर को इस तरीके से बेच रहा हूं सर कि मुझे 50% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप मुझे बताओ कि मैंने अपने उस कस्टमर को कितने में सामान बेचा होगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करते सर, सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं। तो जो आप बचपन से अप्रोच जानते हो उसको लगाते तो देखो किस किस तरीके से स्टूडेंट यहां पे कैलकुलेट करते। तरीका नंबर 1, आप कहते सर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट का हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं सर? तो हम जानते हैं
कि हमारा प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब सवाल ने बता दिया है कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है सर, 50% है। तो सवाल ने बता दिया है सर कि आपका प्रॉफिट परसेंट कितना है सर, 50% है। यानी कि यही किसके बराबर हो जाएगा सर, यही मेरे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 के बराबर हो जाएगा। ये क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे सर आपको सीपी भी पता है क्योंकि आपने बता दिया है कि मैं इस सामान को मार्केट से 100 रुपए में खरीद कर लेकर आ रहा हूं, यानी कि मेरे सामान का कॉस्ट प्राइस क्या है सर, 100 रुपए है। ये क्लियर हो गया। तो आपने सीपी भी बता दिया सर, यानी अपने इस फॉर्मूले में सीपी को भी पुट कर लेते हैं। तो सीपी को भी पुट कर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा सर, मेरे पास हो जाएगा 50 बराबर यहां पे ऊपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी कितना है सर, 100 इंटू 100। यही हो जाएगा सर। 100 से 100 गया, आपने यहां से प्रॉफिट निकाल लिया सर, आपने यहां से प्रॉफिट निकाल लिया। कितने का प्रॉफिट निकाला सर, 50 रुपए का प्रॉफिट निकाला। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको प्रॉफिट निकालना था, आपको प्रॉफिट नहीं निकालना था, आपको यहां पे सेलिंग प्राइस निकालना था। कैसे निकालेंगे सर, तो प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस को रिलेट करने वाला हम ये जनरल सा फॉर्मूला जानते हैं सर, इसको यहां पे अब अप्लाई कर देंगे। तो अब इसको यहां पे अप्लाई करेंगे सर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि मैं जानता हूं कि मेरा प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब मुझे निकालना क्या है सर, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैं सेलिंग प्राइस को अपने इस इक्वेशन में अकेला रहने देता हूं, कॉस्ट प्राइस को इधर भेज देता हूं। तो माइनस कॉस्ट प्राइस इधर आएगा तो प्लस साइन के साथ चेंज हो जाएगा सर। तो मेरे पास देखो क्या फॉर्मूला बन के क्रिएट हो रहा है, मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस बराबर प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से पता है सर, आपने अपना कॉस्ट प्राइस सवाल में देख लिया था, कितना है सर, 100 है, प्लस प्रॉफिट आप निकाल चुके हो, कितना निकाला सर, 50 निकाला। 100 प्लस 50 150 रुपए, यानी आपने अपने उस सामान का सेलिंग प्राइस यहां पे बता दिया सर 150 रुपए। तो आप मुझे क्या जवाब देते, आप कहते सर कि अगर 100 रुपए के सामान को मैं अपने कस्टमर को इस तरीके से बेच रहा हूं कि मुझे 50% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उस सामान को मैंने अपने कस्टमर को 150 रुपए में बेचा होगा, तभी जाके ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है सर। इसको पहले नोट डाउन करो। तो यहां पे इस सवाल को बनाने का स्टूडेंट का ये एक अप्रोच होता, और आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऑब्जर्व हो रहा है, थोड़ा सा लेंदी अप्रोच जा रहा है सर, थोड़ा सा बड़ा अप्रोच है। एक दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था सर, उसको सीखते हैं। यहां पे फिर से ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब एक दूसरा अप्रोच ये हो सकता था सर कि अगेन यहां पे देखो किस तरीके से तुम आगे बढ़ते। तुम कहते सर कहानी वही है, प्रॉफिट परसेंट 50% है, चलो ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट सर हमने देखा है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 होता है सर, ये क्लियर है। अब यहां पे सर प्रॉफिट परसेंट दिया है सवाल ने 50, ठीक है, 50 बराबर प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब बड़े ध्यान से सुनना सर, हम अपने फॉर्मूले में प्रॉफिट का भी फॉर्मूला एसपी और सीपी के टर्म्स में जानते हैं। तो यहां पे हम अपने प्रॉफिट के बदले डायरेक्टली वो फॉर्मूला पुट कर देंगे, क्या है सर, एसपी माइनस सीपी। क्यों ऐसा किया सर, तो ऐसा करने से फायदा यह हुआ कि यहां पे ये करने के साथ अब मुझे अलग से पहले प्रॉफिट निकालने की और उसके बाद सेलिंग प्राइस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ये करने के बाद अब मुझे पार्ट पार्ट में आंसर को निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधे अपना आंसर बता सकता था। कैसे बता दूंगा सर, अब यहां पे ये करने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, अपने सीपी की वैल्यू जो कि 100 रुपए है इसमें पुट कर देना है, पुट कर दूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी निकल कर आ जाएगा। ये एक अप्रोच हो सकता था, क्लियर है, इसको भी नोट डाउन करो। तो अगेन आप अपनी इस टाइप की सिचुएशन में ऐसे भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम दोनों में से किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूं, तो ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार और बहुत फास्ट तरीका है। क्या है सर, ध्यान से सुनना। अब देखो तरीका किस तरीके से काम करता है, तो बहुत ध्यान से हर बात को समझना और कोशिश करना कि किस तरीके से यहां पे काम हो रहा है। तो सर यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाओ कि तुमने कितने में सामान खरीदा था, थोड़ी देर के लिए तुम अपने कॉस्ट प्राइस को भूल जाओ। आप हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस को 100% मानो, 100 नहीं कह रहा, 100% कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। आप हमेशा अपने कॉस्ट प्राइस को 100% मानो, क्लियर हो गया। अब कॉस्ट प्राइस को 100% मानने के बाद
सवाल ने आगे आपको क्या कहा था सर? सवाल ने आगे आपको कहा है कि 50% का प्रॉफिट हो रहा है जब इसी सामान को मैं अपने कस्टमर को बेच रहा हूं। तो सर कॉमन सेंस से समझ में आता है कि सामान को बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सामान कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दाम में बिका होगा। प्रॉफिट कब होगा? अगर सामान कॉस्ट प्राइस से ज्यादा दाम में बिका होगा, यानी कि सामान की सेलिंग प्राइस ज्यादा रही होगी। अब यहां से डायरेक्टली मैं सेलिंग प्राइस तक जाऊंगा, कैसे? ध्यान से सुनना। तो यहां से मैं सीधे बोल सकता हूं सर, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। जैसे सिखा रहा हूं बस ध्यान से सुनते जाना। सीधे बोल सकता हूं सर, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। इस फॉर्मूले को कैसे ध्यान में रखेंगे? कॉमन सेंस है सर, कि मुझे पता है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आएगा। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा सर? तो आप अपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दो, आपका सेलिंग प्राइस आपके सामने होगा। अब ध्यान से सुनते जाना। सर आपने अपने कॉस्ट प्राइस को क्या माना था? 100% माना था। तो 100% प्लस प्रॉफिट कितना कमाया सर? 50%। कुल मिला के कितने हो गए सर? 150%। तो आपने अपना सेलिंग प्राइस निकाला 150%। अब यहां पे थोड़ी गाड़ी को यहीं पे रोक दो। अब आगे इस 150%, 8%, 9%, 5% का मतलब क्या होता है सर? उसको सीखते हैं। अगर कहीं मैं आपको कह रहा हूं 5%, इसका मतलब क्या है सर? तो हम ये भी बचपन क्लासेस से सीख कर आ रहे हैं कि कोई अगर मुझे 5% बस इतना बोल देता है, मतलब कि सर 5/100 की बात हो रही है, दैट्स इट। कोई अगर मुझे कह रहा है सर 8%, तो 8% का क्या मतलब है सर? सिंपल, इसका मतलब है 8/100, यानी कि बहुत अच्छे से हम अपने परसेंटेज की मदद से फ्रैक्शन पे जाना जानते हैं। तरीका क्या होता है? उसके डिनोमिनेटर में 100 लगा दो, कहानी खत्म। तो अगर आपको कोई कह रहा है सर कि आपका सेलिंग प्राइस 150% आ रहा है, तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा सर? उसके डिनोमिनेटर में 100 लगा दो, जो सीखा है, जो जानते हैं, उसी को अप्लाई कर देंगे। तो यहां पे सर हो गया 150/100। तो आपका सेलिंग प्राइस है 150/100। लेकिन ये थोड़ा सुनने में उटपटांग लग रहा है, उटपटांग है भी, क्योंकि ये एक तरीके का शॉर्टकट मैं आपको सिखा रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, सेलिंग प्राइस निकालूंगा कैसे। हमेशा एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कभी भी आप अगर प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट पढ़ते हो ना, तो आपका रेफरेंस हमेशा और हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। क्योंकि ये पूरी कहानी बनी कैसे? पूरी कहानी तब तो जाके बनी जब तुमने जाके सामान को खरीदा। अब उसी सामान को तुम अलग अलग तरीके से बेच रहे हो, तो कहानी बनी कैसे? कहानी तब बनी जब तुमने सामान को खरीदा। इसी वजह से कभी भी प्रॉफिट लॉस को डिस्कस करेंगे सर, तो हमेशा याद रखना अपना रेफरेंस हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा। ये हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर हम प्रॉफिट लॉस को डिस्कस करते हैं तो रेफरेंस का काम हमेशा कॉस्ट प्राइस करता है। याद रहेगा, सभी को याद रहना चाहिए। अब आते हैं सर आगे। तो सर सेलिंग प्राइस आया है 150/100, देखने में ही उटपटांग लग रहा है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? तो याद रखना, आपने अब ये जो फ्रैक्शन में अपने सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट कर लिया है, उसको रेफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेलिंग प्राइस आपके सामने होगा। रेफरेंस किसको माना है सर? रेफरेंस हमने अपने कॉस्ट प्राइस को माना है, तो आप इसको अपने कॉस्ट प्राइस से सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपका सेलिंग प्राइस आपके सामने होगा। बहुत ही शानदार तरीका सर, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके सेलिंग प्राइस को इस तरीके की सिचुएशन में कैलकुलेट करने का। बिल्कुल फटाफट चुटकियों में आंसर आता है सर। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या दिख रहा है सर? आपका कॉस्ट प्राइस कितना है सर? 100। अब जैसे ही यहां पे तुम 100 को पुट करोगे तो 100 से 100 कटा सर, 150 निकल कर आ गया। क्या सेलिंग प्राइस 150 नहीं आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था सर। हमने अपने उस बच्चे वाले मेथड से, अपने उस यूजुअली यूज्ड मेथड से ये चेक किया सर कि 150 ही मेरा सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है, और इस मेथड से भी 150 आया। कितने स्टेप लगे? 3 स्टेप। तो तरीका फिर से बता रहा हूं, ध्यान में रखोगे। क्या तरीका है सर? तरीका यह है कि आपको कॉस्ट प्राइस कुछ भी दिया रहे, गधा घोड़ा हाथी फर्क नहीं पड़ता है, आपको अपने कॉस्ट प्राइस को 100% मानना है। बिल्कुल परसेंट में मानना है, सही बोल रहा हूं मैं, 100% मानना है। क्लियर हो गया? 100% कॉस्ट प्राइस को मानने के बाद आपको यह पता है सर कि अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रहा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, अपने इसी कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देना। तो आपने अपने कॉस्ट प्राइस को 100% माना था, प्रॉफिट परसेंट सवाल ने आपको बता दिया कितना है सर? 50%। तो 100% में 50% जोड़ा, 150% आ गया सर। 150% का क्या मतलब है? तो सर परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करना जानते हैं। कभी भी कोई परसेंट फ्रैक्शन में चेंज होती है तो डिनोमिनेटर में बस 100 आ जाता है, दैट्स इट।
तो सर 150% फ्रैक्शन में जाएगा तो 150/100 बन जाएगा, लेकिन देखने में ही उटपटांग लग रहा है। उटपटांग है भी इसलिए है क्योंकि ये जो सिचुएशन आपके पास क्रिएट हुई वो इसलिए हुई क्योंकि आपने अपने कॉस्ट प्राइस को 100% माना था। लेकिन क्या एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस 100% है? नहीं है सर, एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस तो मेरा कुछ और है, सवाल ने दे दिया है तो वो कुछ भी रहे फाइनली उसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो एग्जाम में कभी भी इतना पूरा मत करना, ये आपको किस तरीके से तरीका अप्लाई करना है वो मैंने सिखाया। कभी भी ये एग्जामिनर को शो मत करना क्योंकि ये एक तरीके का ट्रिक है, आपको डायरेक्टली उसको अपना आंसर देना है। तो ये चीज आप जो भी करोगे रफ में करोगे और उसके बाद उसको इरेज कर देना। ये फंडा यहां तक क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। और यही पूरी चीज ना आप लॉस के लिए भी सोच सकते थे। कैसे? फिर से समझो बात को। अब अगर इसी पूरी चीज पे हम लॉस के लिए सोचे सर, और इस पूरे सवाल को मैं बदल दूं और आपको ऐसा कर दूं सवाल कि मैं मार्केट गया, किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा, अब मैंने अपनी सामान को किसी कारणवश अपने कस्टमर को जब बेचा सर तो 50% के लॉस के साथ बेचा। किसके साथ बेचा सर? 50% के लॉस के साथ बेचा। तो बताओ मैंने अपने कस्टमर को उस सामान को कितने रुपए में बेचा होगा? बिल्कुल वही फंडा अप्लाई करो जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो फटाफट आपका जवाब आना चाहिए सर। तरीका आपको पता है, तरीके से बना लोगे। शॉर्टकट तरीका कैसे काम करेगा सर? तो आप अपने कॉस्ट प्राइस को क्या मान लो, कुछ भी रहे गधा घोड़ा फर्क नहीं पड़ता है, आप शुरुआत से ही अपने कॉस्ट प्राइस को 100% मान लो। तो आपने अपने कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया। अब आपको क्या निकालना है सर? सेलिंग प्राइस। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना सर, आपको बहुत अच्छे से पता है कि लॉस परसेंट आ रहा है, यानी नुकसान हो रहा है। नुकसान कब होगा? तभी होगा अगर मैंने उस सामान को शुरुआत के दाम से कम दाम में बेचा होगा। यानी कि सर नुकसान तभी हुआ होगा अगर हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के मुकाबले कम रहा होगा। तो कम रहा होगा यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस यहां पे भी होगा, लेकिन यहां कम करना है सर, सेलिंग प्राइस कम आनी चाहिए, तो इसमें लॉस को घटा देंगे। जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, जब लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस में लॉस को घटा देते हैं। तो सर कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है? 100%। अब इसमें अपना लॉस परसेंट घटा दो, कितना है? 50%। तो 100 माइनस 50% कितना हो गया सर? 50%। तो आपका सेलिंग प्राइस आया 50%। तो 50% का क्या मतलब है सर? 50/100। फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब मैंने आपको क्या सिखाया? एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस थी अब उसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी है सर? 100 है। 100 से 100 गया, 50 निकल के आ गया। यानी कि अगर मैं मार्केट से कोई सामान 100 रुपए में ला रहा हूं और मैं आपको यह कह रहा हूं कि इस सामान को मैं अपने कस्टमर को 50% के लॉस के साथ बेच रहा हूं, मतलब कि मैंने अपने कस्टमर को सामान 50 रुपए में बेचा है सर। नोट डाउन करो इसको। तो यहां पे अब आपका क्या होमवर्क रहेगा कि ये जो दोनों बचपन से जानने वाले मेथड होते हैं उससे बनाकर आंसर को वेरीफाई करना, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेम आना चाहिए। फटाफट नोट डाउन करो सर। तो ये जितने फंडे बताएं सर, अब जाके इस सवाल पे जाऊंगा तो सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने यूजुअली ऑब्जर्व किया है कि प्रॉफिट और लॉस के नॉर्मल सवाल भी बनते हैं तो वहां पे भी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। यहां तो फिर भी वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम तो प्रॉफिट लॉस दिख गया छोड़ के आ जाते हैं स्टूडेंट। तो यहां पे अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप हर सवाल बनाकर आओगे, पूरा बनाकर आओगे, पूरे नंबर लेकर जाओगे। ये क्लियर हुआ? इसको नोट कर लिया। अब आते हैं सर अपने सवाल के कंसेप्ट पे, तो ध्यान से हर बात को सुनो। तो अब मैं कह सकता हूं सर कि इस पर्टिकुलर सवाल को बनाने के लिए जितने कंसेप्ट्स की हमें जरूरत थी वो सारे कंसेप्ट अब हम सीख चुके हैं। तो अपने कंसेप्ट्स को सवाल में अप्लाई करने का टाइम आ गया है सर। तो पहले सवाल के फंडे को बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे सर, उसके बाद अपने कंसेप्ट्स को एक एक करके अप्लाई करेंगे। सर सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050, thereby making a profit of 10% on the table and 25% on the chair. If she had taken a profit of 25% on the table and 10% on the chair, she would have got ₹1065. Find the cost price of each. बहुत मजेदार, बहुत शानदार सवाल। अब ध्यान से सुनना सवाल का फंडा क्या है सर। सवाल कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जिसका नाम जमीला है। अब जमीला एक कुर्सी और एक टेबल मिलाकर 1050 रुपए में बेच रही है। जमीला एक कुर्सी और एक टेबल कंबाइंड 1050 रुपए में बेच रही है सर। सवाल ने आपको यह नहीं बताया कि जमीला ने एक कुर्सी कितने की बेची,
या फिर एक टेबल अलग से कितने का बेचा। सवाल आपको कंबाइंड रिजल्ट बता रहा है, सवाल आपको कंबाइंड बता रहा है कि जमीला ने एक कुर्सी और एक टेबल एक साथ मिलाकर 1050 रुपए में बेचा। अब हम बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे हैं सर, कभी भी हम किसी चीज की खरीद बिक्री करते हैं तो नॉर्मली या तो हमें फायदा होगा या तो नुकसान होगा। तो सवाल आगे ऐड कर रहा है, जब जमीला एक कुर्सी और एक टेबल को कंबाइंड 1050 रुपए में बेचती है तो उस कंडीशन में वो अपने टेबल पे 10% का प्रॉफिट कमाती है और अपने चेयर पे 25% का प्रॉफिट कमाती है। तो सवाल ने क्या मेंशन किया है सर कि जब वो 1050 रुपए में अपने टेबल और चेयर को कंबाइंड बेचती है तो वो अपने टेबल पे 10% का प्रॉफिट कमाती है और अपने चेयर पे 25% का प्रॉफिट कमाती है। यहां तक सवाल क्लियर है, होना चाहिए। अब देखो आगे, अब सवाल आगे कह रहा है कि अगर ये प्रॉफिट मार्जिन कुछ अलग होता तो कंडीशंस भी बदल जाती। तो सर क्या कंडीशंस बन जाती, ध्यान से सुनना। अगर जमीला अपनी एक कुर्सी और एक टेबल को कुछ इस तरीके से बेचती कि वो अपने टेबल पे 25% का प्रॉफिट कमाती और अपने चेयर पे 10% का प्रॉफिट कमाती, तो उस समय उसी टेबल और चेयर के लिए जमीला को 1050 नहीं 1065 रुपए मिलते। बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज पकड़ना है यहां पे, मैं रिपीट कर रहा हूं सर कंडीशन। अब सवाल आगे कह रहा है सर कि अगर उसके टेबल और चेयर का प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा अलग होता तो ऑब्वियस ही बात है सर कि वो थोड़े अलग पैसे कमाती। तो इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको, सवाल कह रहा है कि अगर जमीला अपने चेयर और टेबल को इस तरीके से बेचती कि वो अपने टेबल पे 25% का प्रॉफिट कमाती और अपने चेयर पे 10% का प्रॉफिट कमाती, तो उस कंडीशन में उसी टेबल और चेयर के लिए कंबाइंड जमीला को 1050 नहीं 1065 मिलते। तो सवाल आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि जमीला टेबल और चेयर को बेचने से पहले कहीं से तो टेबल और चेयर खरीद के लाई होगी ना, तो उस टेबल और चेयर का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या था ये आप मुझे बताओ। सवाल सभी को क्लियर है कि जमीला जब कहीं से वो टेबल और चेयर खरीद के लाई थी तो उस टेबल और चेयर का अलग अलग सेपरेटली कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा ये बताओ। सभी को सवाल यहां पे क्लियर होना चाहिए, यहां तक सवाल समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। अब जो जो कंसेप्ट पढ़ा है सर एक एक करके अप्लाई करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट नंबर 1 क्या जानते हैं सर कि सवाल पढ़ के पहले ये डिटरमाइन करते हैं कि सवाल मुझसे क्या पूछ रहा है, क्या अननोन है, क्योंकि मुझे पता है जो मेरा अननोन होता है वही मेरे वेरिएबल का काम करता है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, हमें अपने वर्ड प्रॉब्लम के एक्सपीरियंस से पता है कि हमारे पास 2 वेरिएबल आने हैं। तो 2 वेरिएबल क्या क्या मान सकते हो सर, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम अपने वेरिएबल को क्या मान लेते हैं सर, एक्स और वाई मान लेते हैं। और ये वेरिएबल बनते कौन है, तो सवाल जिस चीज को पूछता है सर वही अननोन मेरे वेरिएबल का रूप लेते हैं, यह भी मुझे बहुत अच्छे से पता है सर। अब सवाल क्या पूछ रहा है, तो सवाल पढ़ के समझ में आ रहा है मुझे कि सवाल मुझसे पूछ रहा है कि एक चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या था और उसी टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या था। यानी कि जिस चेयर और टेबल को जमीला ने बेचा है सर अपने कस्टमर को, वो जब खरीद कर लाई थी तो उस टेबल और चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या था आप मुझे बताओ। यानी कि बहुत अच्छे से दिख रहा है सर कि 2 अननोन होने चाहिए थे और 2 अननोन मुझे सवाल में दिख भी रहे हैं। यानी कि सर क्या क्या अननोन निकल कर आए कि मेरे चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या था और इसी तरीके से सर मेरे टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या था। अब क्या पता है सर, जो चीजें मुझे मालूम करनी पड़ती है वही मेरे अननोन का काम करते हैं और उसी को हम वेरिएबल बनाते हैं। तो आपकी मर्जी है, किसी एक को एक्स बना दो, किसी दूसरे को वाई बना दो। तो ऑब्वियस सी बात है सर, कॉस्ट प्राइस है, कुल मिला के प्राइस है, दाम है, तो किस में होगा, रुपये में होगा। तो मैंने मान लिया सर कि आपके चेयर का कॉस्ट प्राइस x रुपया था और आपके टेबल का कॉस्ट प्राइस y रुपया था। यानी कि जिस टेबल और चेयर को जमीला ने बेचा है, बेचने से पहले जब वो खुद खरीद के लाई होगी सर, तो उसके चेयर का हमने कॉस्ट प्राइस x रुपया मान लिया और उसके टेबल का कॉस्ट प्राइस हमने y रुपया मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ कंसेप्ट अप्लाई किया। अब आगे की चीज, हम अपने वर्ड प्रॉब्लम के कंसेप्ट में यह भी जानते हैं सर कि सवाल के अंदर 2 इक्वेशन बन के आएंगे और 2 इक्वेशन के लिए 2 इंफॉर्मेशन मुझे जरूरी है सर। यानी कि सवाल में जरूर 2 इंफॉर्मेशन दिए गए होंगे
और ये चीज सवाल पढ़ के मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुई थी सर, क्योंकि सवाल का देखो पहला इंफॉर्मेशन मुझे कहां दिखा, सवाल का पहला इंफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है सर कि जब वो अपने चेयर और टेबल को 1050 रुपए में बेचती है तो वो अपने टेबल पे 10% का प्रॉफिट कमाती है और अपने चेयर पे 25% का प्रॉफिट कमाती है। ये मेरी क्या रही सर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रही। इसी तरीके से आगे जाके सेकंड इंफॉर्मेशन भी दी गई। क्या दी गई सर, कि अगर वो अपने टेबल और चेयर को इस तरीके से बेचती है कि वो अपने टेबल पे 25% का प्रॉफिट और अपने चेयर पे 10% का प्रॉफिट कमाती है, तब वो अपने चेयर और टेबल को 1065 रुपए में बेच पाती है। तो सर दो इंफॉर्मेशन दे दी गई है जिसकी मदद से हम अपने दो इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहां तक किसी को कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक एक इंफॉर्मेशन को इंटरप्रीट करके सर अपना इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो जितने कंसेप्ट सब पढ़ाए थे उसको यहां लगाने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, आराम से बात करूंगा सर। यहां पे अगर मैं पहली इंफॉर्मेशन की बात करूं तो पहली इंफॉर्मेशन के अंदर देखो क्या कहा गया है। आपको यह कहा गया है सर कि आपके टेबल का सेलिंग प्राइस और आपके चेयर का सेलिंग प्राइस, अगर मान लो मैं अपने टेबल के सेलिंग प्राइस को ST से डिनोट करता हूं और अपने चेयर के सेलिंग प्राइस को SC से डिनोट करता हूं, तो ये कंबाइंड सेलिंग प्राइस, अकेला नहीं बताया सवाल ने, कंबाइंड बताया। कितना बताया सर, 1050 बताया। ये पहली चीज सवाल ने दी। यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होनी चाहिए। अब सवाल कह रहा है कि जब इस तरीके से आपका चेयर और टेबल बेचा जा रहा है तो वो अपने टेबल पे 10% का प्रॉफिट कमाती है, अपने टेबल पे 10% का प्रॉफिट कमाती है सर, और अपने चेयर पे 25% का प्रॉफिट कमाती है। तो सर ये जो इतनी लंबी लाइन दी गई थी उसके अंदर बेसिकली फर्स्ट इंफॉर्मेशन में यही तीन बात की गई है जिसको मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में किसी ना किसी तरीके से चेंज करना है। क्लियर हो गया? अब देखो आगे। अब ये जो पहली इंफॉर्मेशन की मदद से तीन पार्ट्स जो मुझे मिले हैं सर, देखो कैसे इनका हेल्प लेते हुए हम अपने पहले इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो बड़े ध्यान से हर चीज को समझना सर। ये जो सबसे पहला पार्ट है इसके अंदर मुझे बताया गया है कि मेरे चेयर और टेबल का कंबाइंड सेलिंग प्राइस 1050 रुपए है। यानी कि अलग से चेयर का कितना सेलिंग प्राइस है आपको नहीं पता, अलग से टेबल का कितना सेलिंग प्राइस है आपको नहीं पता, लेकिन कंबाइंड सेलिंग प्राइस आपको पता है सर 1050 रुपए है। क्लियर हो गया? अब यहां अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अलग से अपने टेबल और चेयर का सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, तो आपका जवाब होना चाहिए सर हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लियर कट हम अपने कॉस्ट प्राइस के बारे में बात कर चुके हैं, हम अपने प्रॉफिट परसेंट के बारे में भी बात कर चुके हैं। और याद करो अभी हमने जस्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि कोई अगर मुझे अपना कॉस्ट प्राइस बता दे, कोई अगर मुझे प्रॉफिट या लॉस परसेंट बता दे, तो मैं उसको सेलिंग प्राइस बता सकता हूं सर तीन मेथड की मदद से। अब दो मेथड हमारे कन्वेंशनल मेथड थे जिसको अप्लाई करने में अननेसेसरी लेंदी कैलकुलेशन होगी। यहां पे जो शॉर्टकट सीखा है सर उसको फटाफट अप्लाई करो। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं सर कि आप सबसे पहले मुझे चेयर के सेलिंग प्राइस के बारे में बात करो, तो आप कैसे बात करोगे सर? तो तरीका कुछ यूं होता है कि हम अपने चेयर के कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं, हम अपने चेयर के कॉस्ट प्राइस को 100% मान लेते हैं। अब ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है सर कि अगर मैं अपने इस चेयर को बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का मतलब है कि मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आना चाहिए। यानी कि यहां से मुझे समझ में आता है सर कि मेरे चेयर का जो सेलिंग प्राइस होगा सर वो क्या हो जाएगा। तो अगर मैं अपने चेयर के कॉस्ट प्राइस में अपने प्रॉफिट परसेंटेज को ऐड कर दूंगा सर, तो मुझे अपने चेयर का सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर? 100% प्लस 25%, कुल मिला के 125%। तो आपने अपने चेयर की सेलिंग प्राइस निकाल ली शॉर्टकट की मदद से 125%। अब जो सिखाए थे उसको फटाफट अप्लाई करो सर। अगर इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदले तो क्या लिख देंगे सर? 125% का मतलब है 125/100। अब हमने क्या सीखा था सर? हम फाइनली अपने कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये 100% तो मैंने माना, एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस चेयर का 100% था क्या? नहीं सर, एक्चुअली में आपके चेयर का कॉस्ट प्राइस X रुपया है। तो जो एक्चुअल है सर उसको फाइनली हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है सर? X रुपया, उसको फाइनली मल्टीप्लाई कर दिया।
अब ये जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है सर 125x बटे 100, यही एक्चुअली में मेरे इस चेयर का सेलिंग प्राइस है। कब? उस कंडीशन में जब मेरी चेयर और टेबल कंबाइंड 1050 रुपए में बिक रही है, तब सर कितना ही सर 125x बटे 100। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। इसी वजह से सारे कंसेप्ट को मैंने पहले ही सिखा दिया था, नोट डाउन करो इसको। इसी तरीके से अगर यहां पे हम टेबल की बात करें तो क्या कह देंगे सर? फिर से हर बात अब ध्यान से सुनना। अगर इसी तरीके से यहां पे हम टेबल की बात करें तो यहां पे थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं सर कि मेरे टेबल का कॉस्ट प्राइस 100% है। अब अगेन मुझे अपने टेबल का सेलिंग प्राइस चाहिए सर, तो टेबल का सेलिंग प्राइस चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं सर कि जब अपने टेबल को बेच रहे हैं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जो कि ये बता रहा है कि मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आना चाहिए। कैसे निकलेगा? अगर मैं अपने टेबल के कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट को ऐड कर दूंगा सर, तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज निकल जाएगा। कितना आ जाएगा सर? तो 100% मैंने कॉस्ट प्राइस माना और आपके टेबल को बेचने पे आपका प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो 100% में 10% को जोड़ दो सर, कुल मिला के 110%। अब अगर मैं इस 110% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा सर, तो 110 बटे 100 हो जाएगा। अब ये जो आपने सर अपनी टेबल की सेलिंग प्राइस निकाली है, ये कब निकाली? जब आपने ये माना कि मेरा टेबल का कॉस्ट प्राइस 100% है। लेकिन क्या एक्चुअली में 100% था? नहीं था सर। एक्चुअली में आपके टेबल का कॉस्ट प्राइस y रुपया है सर। तो जो मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं सर। तो ये जो अब मेरे पास निकल कर आ रही है, ये पूरी की पूरी चीज मेरे टेबल का सेलिंग प्राइस है सर। कितना निकल के आ रहा है सर? ये आ रहा है 110y बटे 100। ये क्लियर हुआ? नोट डाउन करो। यानी जो कंसेप्ट पढ़ा सर बस उसी को अप्लाई किया, कुछ अलग नहीं किया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यही तो आपको कह रहा है कि आपके चेयर का सेलिंग प्राइस और आपके टेबल का सेलिंग प्राइस यही कंबाइंड तो 1050 रुपए है। तो आपने अपनी पहली इक्वेशन निकाल ली है सर। यहां तक सारी चीजें नोट डाउन करो फटाफट। क्लियर है? कर लिया? अब देखो आगे। अब जब आपने सर इतना नोट डाउन कर लिया है तो आपको बहुत अच्छे से ये पहली इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरे इंफॉर्मेशन पे बात करते हैं। अब फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनना। दूसरे इंफॉर्मेशन में क्या कहा गया है सर? अगेन दूसरे इंफॉर्मेशन में भी 3 पार्ट्स हैं। क्या दिख रहा है कि अगर वो 25% प्रॉफिट के साथ अपना टेबल बेचती है, अगर वो 25% प्रॉफिट के साथ अपना टेबल बेचती है और 10% प्रॉफिट के साथ अपना चेयर बेचती है, तो उस कंडीशन में वो टेबल और चेयर को कंबाइंड 1065 रुपए में बेच पाती है। यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो अपने टेबल और चेयर को कंबाइंड 1065 रुपए में बेच पाती है। यानी कि सर जब ऐसा होता है उस कंडीशन में उसके टेबल का सेलिंग प्राइस और उसके चेयर का सेलिंग प्राइस कंबाइंड 1065 रुपए है सर। यह सवाल ने मुझे बता दिया। फिर से वो फंडा अप्लाई करो जो हमने सीखा है सर। सबसे पहले चलो टेबल की बात कर लेते हैं। तो टेबल की जब बात करेंगे तो फिर से कहानी कैसी चलेगी सर? हम अपने टेबल के कॉस्ट प्राइस को थोड़ी देर के लिए 100% मान लेते हैं सर। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारा टेबल जब बिक रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना गारंटेड है सर कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा आएगा। कैसे निकलेगा सर? तो अगर आप अपने कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में प्रॉफिट परसेंट टेबल का ऐड कर देते हो सर, कितना है टेबल का प्रॉफिट परसेंट? तो 25% है सर। तो आपके पास आपके टेबल का सेलिंग प्राइस निकल के आ गया है सर 125%। तो 125% क्या है सर? आपके टेबल का सेलिंग प्राइस है। अब 125% कहानी फिर से दोहराओ सर, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 125/100 हो जाएगा। अब मुझे पता है सर कॉस्ट प्राइस तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए 100% माना था। एक्चुअली में क्या आपके टेबल का कॉस्ट प्राइस 100% है? नहीं है सर। आपके टेबल का कॉस्ट प्राइस y रुपया है। तो जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होता है सर उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपने अपने टेबल का सेलिंग प्राइस यहां से निकाल लिया। कितना आया सर? ये आया है 125y डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मैं अपने चेयर के सेलिंग प्राइस पे जाऊं तो क्या लिख सकता हूं सर? तो यहीं पे अगर मैं अपने चेयर के सेलिंग प्राइस पे जाऊं तो मैं यहां कह सकता हूं सर कि अगर मैं अपने चेयर के कॉस्ट प्राइस को 100% मान लूं
तो मेरे चेयर का सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा सर? तो मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि चेयर को बेचने पे भी प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा आना चाहिए। कितना ज्यादा आएगा सर? तो अगर आप अपनी कॉस्ट प्राइस के परसेंटेज में प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर दोगे तो आपके चेयर का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो चेयर के लिए प्रॉफिट मार्जिन कितना है सर? 10% का है। कुल मिला के 110% आपके चेयर का सेलिंग प्राइस। तो 110% को फिलहाल अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें सर तो 110/100 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि ये 100% कॉस्ट प्राइस तो मैंने अपनी सहूलियत के लिए माना था। क्या एक्चुअली में आपके चेयर का कॉस्ट प्राइस 100% है? नहीं है सर, आपके चेयर का कॉस्ट प्राइस एक्चुअली में x रुपया है और ये जो एक्चुअल होता है सर उसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जाके जो मेरे पास निकल के आया है ये मेरे चेयर का सेलिंग प्राइस है सेकेंड कंडीशन में, जब आपका टेबल और चेयर कंबाइंड 1065 रुपए में बिक रहा है। यानी इस सेकेंड कंडीशन में ये हमारे चेयर की सेलिंग प्राइस निकल कर आ रही है। कितनी आ रही है सर? तो ये आ रही है 110x डिवाइडेड बाई 100। यानी कि यही तो सवाल कह रहा था कि आपके टेबल की सेलिंग प्राइस प्लस आपके चेयर की सेलिंग प्राइस यही कंबाइंड मेरी 1065 रुपए हो रही है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी अगेन नहीं होनी चाहिए। तो इतना कंसेप्ट सीखने के बाद अब इस शानदार सवाल में हम अपने 2 इक्वेशन तक पहुंच गए हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट डाउन करो फटाफट। अब देखो आगे। अब यहां पे इतना करने के बाद अपने इक्वेशंस पे थोड़ा बात कर लेते हैं सर। क्या दिख रहा है मुझे अपने इंटरेस्टिंग इक्वेशंस में सर? तो यहां पे मुझे दिख रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर में 100 है। तो अगर मुझे इसको थोड़ा आसान तरीके से सिंप्लीफाई करना है सर तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। अब यहां पे अगर आप फटाफट एलसीएम लोगे तो आप एलसीएम लेके देखना, एलसीएम 100 आ जाएगा और उसके बाद इस 100 को हम उस तरफ भेज देंगे। यानी ये इक्वेशन जब सिंप्लीफाई होगी तो क्या बन जाएगी सर? ये बन जाएगी 125x, ये बन जाएगी 125x प्लस 110y बराबर 1050। तो पहले से था, ये एलसीएम 100 मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। यानी कि यहां से आपके पास ये इक्वेशन निकल कर आएगी। उसी तरीके से यहां से फ्रैक्शन हटाओगे तो क्या हो जाएगा सर? अगेन वही कहानी, एलसीएम 100 लोगे, बाद में 100 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 110x प्लस 125y बराबर 1065 और उसके बाद सर 00। क्लियर है? यहां से मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम जो भी काम करेंगे सर अपनी ये दोनों इक्वेशन पे करेंगे। अब क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है सर? अब यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है सर, कोफिशिएंट इंटरचेंज का केस बन रहा है। एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इंटरेस्टिंग सवाल के अंदर, यानी सवाल के अंदर एक और छोटा सा कंसेप्ट आ गया कि यहां पे सॉल्व करने में मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कोफिशिएंट इंटरचेंज का केस बन रहा है। तो कभी भी ऐसा होता है तो सबसे आसान वे क्या है सर? आसान वे ये कहता है कि आप दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 नई इक्वेशन निकालते हो और उनको सॉल्व करते हो। अब सॉल्व करके जो आप x और y निकालोगे वही आपके ओरिजिनल इक्वेशन का भी सोल्यूशन बन जाता है। अब यहां पे आपका होमवर्क है सर इसको सॉल्व करना और मैंने यहां पे आंसर लिख दिया है। तो इस आंसर को देख के क्या समझ में आ रहा है सर? अगर आप अपनी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके टेबल का कॉस्ट प्राइस यानी y की वैल्यू 500 निकल कर आएगी और इसी तरीके से आपके चेयर का कॉस्ट प्राइस यानी कि x की वैल्यू 400 निकल कर आएगी। सर ये आपका होमवर्क है, सॉल्व करके देखना। x 400 आएगा, y 500 आएगा। x 400 का क्या मतलब है सर? आपने अपने चेयर के कॉस्ट प्राइस को x माना था, यानी कि आपके चेयर का कॉस्ट प्राइस आपने पता कर लिया सर 400 रुपए। उसी तरीके से y क्या माना है सर? अपने टेबल के कॉस्ट प्राइस को आपने y माना था, कितना निकल के आया है? 500 रुपए। क्लियर? नोट डाउन करो। अब यहां पे अगर आप वो कन्वेंशनल तरीके से बना के इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते ना तो पूरे सवाल को बनाने में आपके आधे घंटे खत्म हो जाते। तो यहां पे जो फंडा, जो कंसेप्ट सीखा उसको कभी भी अप्लाई करने में हिचकिचाना मत, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि बेसिकली आपकी जो इक्वेशन होती है ना वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने अपनी इक्वेशन बना ली ना तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, तो आपको अननेसेसरली ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन बनाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन बनाई, कहानी खत्म, आगे सॉल्व कर लिया, आंसर निकाल लिया, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सवाल। और ये जो सवाल की वैरायटी आपने यहां पे देखी ना, बहुत ज्यादा अच्छी वैरायटी है। अब यहां तो सवाल में दोनों ही इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट ही हुआ। हो सकता था किसी में लॉस भी हो जाता, प्रॉफिट भी हो जाता, लॉस हो जाता, तो कई सारी कंडीशन बन सकती है। लेकिन वैरायटी हम सीख चुके हैं, वैरायटी सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी। चीजों को यहां पे नोट डाउन करो।
क्लियर है? तो आपका होमवर्क रहेगा अपनी इन दोनों इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करके देखना कितना आना चाहिए, x की वैल्यू आपकी 400 आनी चाहिए, y की वैल्यू 500 आनी चाहिए। ये क्लियर है? कर लिया नोट डाउन? अब नेक्स्ट सवाल यहां पे देखते हैं सर क्या है। अब देखो यहां पे सर नेक्स्ट सवाल, अब ये जो हम सवाल देखेंगे ना सर, अगेन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल है, क्योंकि सवाल के अंदर जिस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है सर, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर सबसे पहले अपने इस कंसेप्ट के फंडे को समझेंगे, उसके बाद ये जानेंगे कि कंसेप्ट को किस तरीके से सवाल के अंदर अप्लाई करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंसेप्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड और भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कंसेप्ट क्या है सर हमारा? तो हमारा कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट है सर? सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट, जिसको हम एसआई भी कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सर, ये कंसेप्ट बिल्कुल भी हमारे लिए नया नहीं है। इस कंसेप्ट को ऑलरेडी हम अपनी जूनियर क्लासेस से बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं। तो यहां पे एक बार इस कंसेप्ट को हम रिवाइज कर लेंगे सर फटाफट, उसके बाद ये देखेंगे कि सवाल में कंसेप्ट को किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना, जिन पे हर इंडिविजुअल की कमांड होनी चाहिए। आप आगे जाके मैथ्स पढ़ो या फिर ना पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन कुछ टॉपिक्स में आपकी अच्छी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स के वो टॉपिक हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं सर। उनमें से एक टॉपिक अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक। उसी तरीके से एक और इस टाइप का टॉपिक होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ किसी ना किसी तरीके से बैंकिंग सिस्टम से एसोसिएटेड होती है। तो अगर आपकी लाइफ बैंकिंग सिस्टम से एसोसिएटेड है सर, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं सर। हम अपनी टीवी पे बहुत सारे एड्स देखते हैं, बहुत सारे कमर्शियल्स देखते हैं, या फिर कई बार हमने अपने फैमिली मेंबर्स को यह बोलते हुए सुना होगा कि बैंक में इतने साल के लिए इतने पैसे जमा करा देते हैं, और जब उतने साल के बाद पैसे निकालेंगे तो हमारे पैसे बढ़ जाते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने बैंक में 2 साल के लिए 50,000 रुपए जमा करवाए। अब क्या होगा, जब 2 साल के बाद मैं बैंक से अपने पैसे निकालूंगा सर, तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा सिंपल इंटरेस्ट के कारण ही हुआ। सिंपल इंटरेस्ट ही वो रीजन है जो कि बैंक में डिपॉजिटेड मेरे अमाउंट को क्या करता है सर? बढ़ा देता है। अब ये फंडा क्या है, किस तरीके से काम करता है सर, उसको यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज ध्यान से सुनना। एक बेसिक सा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमेशा आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर वो फॉर्मूला आपके ध्यान में है तो सिंपल इंटरेस्ट में आप कभी भी नहीं फंसोगे। फॉर्मूला क्या है सर? ध्यान से सुनना। जब आप किसी भी जमा कराए गए पैसे पे अपना सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो सर, तो वो क्या हो जाता है? तो वो होता है सर PRT/100। अब ये PRT/100 का क्या मतलब है सर? P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि वो पैसा जो आप जमा कराते हो। ये क्लियर हुआ? R का क्या मतलब होता है सर? ध्यान से सुनना। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है सर? कि आप जो बैंक में पैसा जमा करा रहे हो वो किस रेट से बढ़ेगा, यही बताता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मैंने कहा सर? आप जो बैंक में पैसा जमा करा रहे हो वो किस रेट से बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, वही बताता है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए यह बात हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये पर एनम ईयरली बेसिस पे ही निकाली जाती है। तो कहीं पे भी कोई भी रेट दिया रहे तो हमेशा यह चेक कर लेना कि वो ईयरली के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम यानी कि ईयरली बेसिस पे डिफाइन किया जाता है। टी क्या होता है सर? टाइम इंटरवल, यानी जितने टाइम के लिए आप अपने पैसे को डिपॉजिट करवाते हो। तो कुल मिला के यहां से मतलब सर, अपने जमा कराए गए पैसे पे जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे जो पैसे बढ़ते हैं किसके कारण बढ़ते हैं सर? सिंपल इंटरेस्ट के कारण ही बढ़ते हैं। तो वो जो इंक्रीज्ड अमाउंट होता है, जितने से आपके पैसे बढ़ गए, वो जो इंक्रीज्ड अमाउंट होता है जितने से आपके पैसे बढ़ गए सर, वही इंक्रीज्ड अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट होता है सर, जो कि किस तरीके से डिफाइन किया गया है? तो अगर आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट में, अगर आप अपने जमा कराए गए पैसे में अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करते हो और उसी में टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई कर देते हो सर, याद रखना टाइम इंटरवल की यूनिट क्या होती है सर? टाइम इंटरवल हमेशा ईयर्स में होना चाहिए, मंथ्स में नहीं, ईयर्स में होना चाहिए। अगर मंथ्स में है तो उसको ईयर्स में कन्वर्ट करोगे।
और ये पूरी चीज को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप 100 से डिवाइड कर देते हो सर, तो आपको अपने जमा कराए गए पैसे पे सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ये फंडा सभी को क्लियर है, होना चाहिए। एक बार रिपीट कर देता हूं। मान लो मैंने बैंक में 50,000 रुपए जमा करवाए, ठीक है, और मान लो बैंक की स्कीम कुछ इस तरीके से है कि 2 साल के बाद जब मैं पैसे निकालूंगा तो मेरे पैसे 55,000 बन गए। तो आपने क्या देखा सर, जमा आपने कराए थे 50,000, अब कितने बन गए हैं, 55,000 बन गए हैं सर। तो कुल मिला के यहां पे क्या दिख रहा है सर, आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ये जो 5,000 एक्स्ट्रा अमाउंट मिला सर, यही एक्स्ट्रा अमाउंट हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला अमाउंट होता है सर। और ये निकलता कैसे है, तो आपने जो अपने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं उसको आप मल्टीप्लाई करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी बैंक आपको किस दर से पैसे की बढ़ाने की बात कर रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम से मल्टीप्लाई करोगे और फिर से इस चीज को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि कितने साल के लिए आपने पैसे जमा करवाए। और जब ये पूरी चीज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फाइनली 100 से डिवाइड करने के बाद जो हमें अमाउंट निकल कर आता है वही हमारा बढ़ा हुआ अमाउंट होता है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट का नाम देते हैं। क्लियर हुई चीजें होनी चाहिए, नोट डाउन करो। क्लैरिटी है, बस ये सिंपल सा फॉर्मूला आपके ध्यान में होना चाहिए। और फॉर्मूला मैंने इसीलिए आपको बेसिक तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया कि फॉर्मूले के अंदर हर टर्म का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से अप्लाई करना है। अब जब आप ये समझ गए हो ना, तो सवाल के फंडे को भी समझ जाओगे। तो बड़े ध्यान से अब चीजों को समझना और सुनना। पहले ये जो कंसेप्ट पढ़ा है सर, इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लो मैं कह रहा हूं सर कि मैंने बैंक में 1,000 रुपए जमा करवाए, ठीक है, मैं बैंक में ये 1,000 रुपए 2 साल के लिए जमा करवा रहा हूं, 2 इयर्स के लिए, ठीक है, और बैंक मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, किस रेट से बैंक बात कर रहा है कि आपके पैसे बढ़ेंगे सर, तो मान लो बैंक मुझे 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप बताओ सर कि अब जब आप 2 साल के बाद पैसे निकालोगे तो आपके बढ़े हुए पैसे कितने होंगे। सवाल क्लियर है? अब आप मुझे बताओ कि जब आप 2 साल के बाद पैसे निकालोगे सर तो आपके बढ़े हुए पैसे कितने होंगे। तो यहां से क्या फंडा है सर, जो पैसा हम जमा कराते हैं वो मेरा प्रिंसिपल कहलाता है, जितने टाइम के लिए जमा करवाते हैं सर वो मेरा टाइम इंटरवल होता है, उसकी यूनिट हमेशा ईयर्स में होनी चाहिए, और सर आर क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है पर एनम के हिसाब से सर, ईयरली बेसिस के हिसाब से सर। तो यहां से पैसे कितने बढ़ेंगे पहले वो निकालते हैं सर। क्या मैंने कहा, पैसे कितने बढ़ जाएंगे सर वो निकालते हैं। कौन देगा सर, सिंपल इंटरेस्ट देगा। क्या होता है सर फॉर्मूला, PRT/100। अब सारी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो सर। तो आपका प्रिंसिपल कितना है सर, तो जितने पैसे जमा कराते हो वही आपका प्रिंसिपल होता है, 1,000 रुपए, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% पर एनम है, तो सिर्फ 10 लिखेंगे, 10/100 मत लिख देना, क्योंकि यहां पे ये जो 100 डिनोमिनेटर में आया है ना, ये 100 इसी परसेंटेज के कारण आया है। ये हमेशा याद रखना, बहुत स्टूडेंट को मैंने गलती करते देखा है कि जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन करते हैं तो वो 10/100 लिख देते हैं। ये गलती मत करना। रेट जिस तरीके से आपको परसेंटेज में दी है बस उस नंबर को उठा के पुट कर देना है, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर का 100 आया है ना, ये इसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आया है। याद करो, इससे पहले वाले सवाल में परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है उसका कंसेप्ट सीखा था। बस वही कारण है कि ये डिनोमिनेटर में 100 आया है। तो ये 100 ऑलरेडी आपके रेट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ही आया था, इसलिए आप चुपचाप अपने रेट वाले नंबर को, बस सिर्फ रेट वाले नंबर को एज इट इज लिख देना। तो P हो गया सर, इंटू R हो गया, इंटू T टाइम इंटरवल, कितने टाइम के लिए पैसे जमा कराए हैं सर, 2 साल के लिए, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर, 100। तो यहां से 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो गया, मेरे पास कितना निकल के आ रहा है सर, मेरे पास निकल के आ रहा है 200 रुपीज। यानी कि 2 साल के बाद जब आप बैंक से अपने पैसे निकालोगे सर, तो आपने जितना जमा कराया था उसमें 200 रुपए बढ़ के आपको मिलेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही मुझे बताता है कि मेरे पैसे कितने बढ़ेंगे। तो सर 200 रुपए बढ़ के मुझे मिलेंगे। यानी कि अब जब मैं 2 साल के बाद बैंक से पैसे निकालूंगा तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा सर, तो मुझे पहले मैंने जमा कराया था 1,000, अब 200 रुपए बढ़ के मिल रहे हैं, यानी कि 1,200 रुपए मुझे मिलेंगे सर। क्लियर है? तो यहां पे जो कंसेप्ट हमने रिवाइज किया सर, उसके एक छोटे से सवाल में अप्लाई भी करके देख लिया। नोट डाउन करो इसको। अब आगे सर, अब फाइनली अपने सवाल पे आ जाते हैं और ये देखते हैं कि कंसेप्ट को सवाल के अंदर किस तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो फिर से हर चीज ध्यान से सुनना। तो सर सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। तो काफी बड़ा सा सवाल है, तो ध्यान से और आराम से पढ़ेंगे।
सवाल कह रहा है कि सुजन इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन टू स्कीम्स ए एंड बी which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received 1860 as total annual interest. However, had she interchanged the amount of investment in the two schemes, she would have received rupees 20 more as annual interest. How much money did she invest in each scheme? अब देखो बड़े ध्यान से सवाल को समझने की कोशिश करना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ने सबसे पहले कहा कि एक लड़की है सुजन, उसने दो स्कीम के अंतर्गत, बैंक में सर पैसे जमा कराने की हम जानते हैं बहुत सारी स्कीम होती है, तो दो स्कीम के अंतर्गत उसने क्या किए हैं सर, कुछ पैसे को बैंक में जमा करवाया है। तो आपकी एक स्कीम को ए का नाम दिया गया है, दूसरी स्कीम को बी का नाम दिया गया है। तो दो स्कीम में उसने अलग अलग अमाउंट के पैसे जमा करवाए हैं। तो सवाल ने आपको यह नहीं बताया कि उसने स्कीम नंबर ए के अंदर कितने पैसे जमा करवाए। सवाल ने आपको यह भी नहीं बताया कि उसने वो दूसरी वाली बी स्कीम के अंदर कितने पैसे जमा करवाए। बस इतना बताया कि सुजन ने इन दो स्कीम के अंदर अलग अलग अमाउंट के पैसे जमा करवाए थे। अब आगे सवाल क्या कह रहा है सर, आगे सवाल कह रहा है यहां पे कि स्कीम ए के अंतर्गत बैंक उसको उसके पैसे पे 8% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। सर किस रेट से इंटरेस्ट दे रहा है, 8% पर एनम। और इसी तरीके से स्कीम बी के अंतर्गत बैंक उसको किस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है सर, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम। यानी कि सर स्कीम ए में 8% पर एनम का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, स्कीम बी में उसको 9% पर एनम का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आगे सवाल क्या कह रहा है सर, शी रिसीव्ड 1860 एज टोटल एनुअल इंटरेस्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, सवाल लास्ट में बता रहा है कि साल के अंत में उसको अपने स्कीम ए और स्कीम बी में जो पैसे जमा कराए हैं उससे टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कितना टोटल इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। यानी कि ऑब्वियस ही बात है सर कि जो मैंने पैसे जमा करवाए हैं, मान लो मैं 1 साल के बाद विड्रॉ करता हूं तो मुझे पैसे बढ़ के मिलेंगे। जो पैसे बढ़ते हैं किसके कारण बढ़ते हैं सर, सिंपल इंटरेस्ट के कारण बढ़ते हैं। यानी कि वो बढ़ा हुआ पैसा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सवाल कह रहा है कि जब सुजन 1 साल के बाद बैंक से पैसे विड्रॉ कर रही है, स्कीम ए से भी विड्रॉ कर रही है, स्कीम बी से भी विड्रॉ कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है सर स्कीम ए में भी उसने कुछ सिंपल इंटरेस्ट कमाया होगा सर, स्कीम बी में भी उसने कुछ सिंपल इंटरेस्ट कमाया होगा। तो साल के अंत में ये जो दोनों स्कीम ए और बी के अंतर्गत उसने सिंपल इंटरेस्ट कमाया है सर, वो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आपको सवाल ने बता दिया है कि 1860 के बराबर है। ये क्लियर हुआ, टोटल सिंपल इंटरेस्ट एक साथ कंबाइंड आपको बता दिया है साल के अंत में उसने जो कमाया है। अब आप कहोगे सर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि साल के अंत में पूछ रहा है, लैंग्वेज को समझो। यहां पे कह रहा है शी रिसीव्ड 1860 एज टोटल एनुअल इंटरेस्ट। एनुअल का क्या मतलब होता है सर, सालाना, यानी कि साल के अंत में वो इतना इंटरेस्ट कमा रही है। इतना क्लियर हुआ सर। अब सवाल के आगे का पार्ट, सवाल आगे कह रहा है however had she interchanged the amount of investment in the two schemes she would have received rupees 20 more as annual interest। अब देखो यहां पे सवाल ने क्या कहा, ऑब्वियस ही बात है सर उसने कुछ पैसे ए स्कीम में जमा कराए थे, कुछ पैसे बी स्कीम में जमा कराए थे। अगर वो पैसों को इंटरचेंज कर देती, इंटरचेंज करने का क्या मतलब है, मान लो एक छोटे से एग्जांपल के लिए, मान लो थोड़ी देर के लिए कि उसने स्कीम ए में 100 रुपए जमा कराए थे, उसने स्कीम बी में 500 रुपए जमा कराए थे। तो अब सवाल आपसे कह रहा है कि अगर ये पैसे इंटरचेंज हो जाते ना, तब उस कंडीशन में आपके इंटरेस्ट में चेंज हो जाता। यानी कि सवाल अब आपको कह रहा है कि मान लो अब आप ये अज्यूम करो कि उसने स्कीम ए में 500 रुपए जमा कराएं और उसने स्कीम बी में 100 रुपए जमा कराएं। यानी कि सवाल ने क्या किया, जमा कराए गए पैसे को इंटरचेंज कर दिया सर, अदल बदल कर दिया। तो इंटरचेंज करने के बाद अब सवाल कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम ए और बी का यही रहता है, तो अब जब वो साल के अंत में पैसे निकालेगी सर, तो वो जितना इंटरेस्ट इस समय कमा रही थी इससे 20 रुपए ज्यादा कमाएगी। यानी कि सर उस समय कितना कमा रही थी, 1860 कमा रही थी, अब उसको 20 रुपए ज्यादा मिलेंगे इंटरेस्ट के तौर पे। तो अब उसका
टोटल इंटरेस्ट स्कीम ए और बी को मिलाकर कितना मिल रहा होगा सर? तो 20 रुपए ज्यादा। तो पहले 1860 थे, अब 20 रुपए ज्यादा मिलेंगे, यानी कि 1880 मिलेंगे सर। तो सवाल का लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चीजों को यहां पे समझो। तो सवाल लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है सर? हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम? तो अब आप मुझे बताओ कि उसने स्कीम ए में कितने पैसे लगाए होंगे, कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे। उसी तरीके से उसने स्कीम बी में कितने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, कितने पैसे जमा किए होंगे। यही सवाल आपसे पूछ रहा है सर। काफी बड़ा सवाल था, एक बार और रिपीट कर देता हूं। सवाल कह रहा है सर, सुजन एक लड़की है जो कि बैंक में पैसे जमा कराती है दो अलग अलग स्कीम के अंतर्गत। स्कीम ए में कुछ पैसे जमा कराती है सर, स्कीम बी में कुछ पैसे जमा कराती है। अब इन स्कीम के बारे में आपको क्या बताया गया है? तो यह बताया गया है सर, स्कीम ए के अंदर आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और क्या बोल रहा है सर? स्कीम बी के अंतर्गत आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है सर कि अगर आपको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जब आप पैसे निकालोगे तो आपको बढ़े हुए पैसे मिलेंगे। पैसे कितने बढ़ते हैं ये कौन बताता है सर? तो पैसे जितने बढ़ते हैं वो एक्चुअली में मेरा सिंपल इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करके देता है। सर ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप एक साल के बाद अपने स्कीम ए और स्कीम बी से पैसे वापस निकालते हो सर, तो आपको बढ़े हुए पैसे मिलेंगे। कितने बढ़ेंगे सर ये कौन बताएगा? सिंपल इंटरेस्ट बताएगा। तो सवाल कह रहा है कि जब आपने एक साल के बाद अपने स्कीम ए का सिंपल इंटरेस्ट निकाला और अपने स्कीम बी का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग आपको नहीं बताया है, टोटल एक साल के बाद का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है आपका 1860 रुपए। अब सवाल कह रहा है कि उसने स्कीम ए और बी में जितने पैसे जमा कराए थे, अगर वो इंटरचेंज हो जाए, अदल बदल हो जाए, यानी जो उसने ए में जरा जमा कराए थे वो अगर बी में जमा कराने लगे, इसी तरीके से जो उसने बी में जमा कराए थे वो अगर ए में जमा कराने लगे, तो क्या होगा सर सीन? उस कंडीशन में इंटरेस्ट रेट तो यही रहने वाला है, स्कीम ए और स्कीम बी का इंटरेस्ट रेट तो यही रहने वाला है सर, लेकिन उसका लास्ट का साल के अंत का जो टोटल इंटरेस्ट है स्कीम ए और बी मिलाकर वो चेंज हो गया सर। कैसे चेंज हो गया? तो आपका टोटल इंटरेस्ट 20 रुपए से बढ़ गया सर। यानी पहले उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा था? 1860 रुपए। अब कितना मिलेगा सर? 20 रुपए ज्यादा, यानी कि 1880 रुपए। तो आप बताओ कि उसने स्कीम ए में कितने पैसे लगाए थे, स्कीम बी में कितने पैसे लगाए थे। अब सवाल सभी को क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? और अगर सवाल क्लियर है तो सवाल बनना भी चाहिए। अब ध्यान से यहां पे हर चीज को सुनते जाना सर। तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं तो किस तरीके से अप्रोच लेते हैं सर? तो अप्रोच कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सवाल में मुझे मालूम क्या करना है। जो मुझे मालूम करना होता है वही मेरे अननोन का काम करता है और वही मेरे सवाल का वेरिएबल बनता है। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है सर कि हम जो भी इक्वेशन बनाएंगे उसमें दो वेरिएबल की बात होगी। अब मैंने रैंडमली अपने वेरिएबल को x और y मान लिया और मुझे यह भी पता है सर कि सवाल के अंदर जो चीजें मुझे मालूम करनी है, जो मेरे अननोन का काम करेंगे, वही मेरे वेरिएबल बनने वाले हैं। और मुझे यह भी पता है सर, चूंकि दो वेरिएबल की बात होनी है, इसी वजह से सवाल मुझसे दो चीजें पूछ रहा होगा और यह चीज लास्ट में मुझे क्लियर भी हो रही है। सवाल आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर? कि उसने स्कीम ए में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, स्कीम बी में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो दो चीजें सवाल जो आपसे पूछ रहा है आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। क्या क्या पूछ रहा है सर? तो उसने स्कीम ए में कितने मनी इन्वेस्ट करी थी, और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है सर? स्कीम बी में उसने कितने पैसे को इन्वेस्ट किया था सुजैन ने। तो अगेन मुझे पता है सर फंडा कि जो मेरा अननोन होता है उसी को वेरिएबल मानते हैं। तो आपकी मर्जी है, किसी एक को x बोल दो, किसी दूसरे को y बोल दो। तो कुल मिला के यहां पे आपने क्या अज्यूम कर लिया सर? तो अपने पढ़े हुए कंसेप्ट के हिसाब से यहां पे आपने अज्यूम कर लिया कि सुजैन ने स्कीम ए के अंदर x रुपए बैंक में जमा करवाएं, उसी तरीके से सुजैन ने स्कीम बी के अंदर y रुपए बैंक में जमा करवाएं, और यही x और y मुझे क्या पड़ेगा सर? निकालना पड़ेगा। अब सेकंड कंसेप्ट आगे क्या कहता है सर वर्ड प्रॉब्लम का? कि मुझे यह भी पता है कि दो इक्वेशन बन के आने हैं और दो इक्वेशन के लिए दो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि क्लियर कट मुझे दिख रही है। कहां दिख रही है सर? तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहां पे दिख रही है सर कि उसको टोटल साल के अंत में इंटरेस्ट के रूप में 1860 रुपए मिलते हैं स्कीम ए और स्कीम बी पे, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% और 9% पर एनम है। यह आपका पहला इंफॉर्मेशन हो गया सर, जिससे पहली इक्वेशन बन के आएगी।
उसी तरीके से दूसरा इंफॉर्मेशन कहां है सर, तो नीचे बोल रहा है अगर उसका जमा कराया हुआ अमाउंट आप इंटरचेंज कर दो, अदल बदल कर दो, तो उस कंडीशन में उसको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे साल के अंत में 20 रुपए ज्यादा मिलेंगे सर। ये आपका दूसरा इंफॉर्मेशन। तो दो इंफॉर्मेशन, दो इक्वेशन मेरे पास बनकर आ जाएगी। अब बिल्कुल आराम आराम से एक एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से हर चीज सुनते जाना। मान लो उसको जो स्कीम ए से इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मैं आईए से डिनोट करता हूं, ठीक है। इसी तरीके से मान लो जो इसको स्कीम बी से इंटरेस्ट मिल रहा है सर, उसको मैं आई बी से डिनोट करता हूं। तो यहां जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, इसमें सवाल क्या कह रहा है कि साल के अंत में उसको टोटल इंटरेस्ट स्कीम ए स्कीम बी मिलाकर टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, 1860 रुपए। यानी कि सवाल कह रहा है सर कि स्कीम ए स्कीम बी मिलाकर साल के अंत में उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर, तो 1860 रुपीज मिल रहा है। क्लियर है। अब क्या आप इंटरेस्ट निकालना नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखना। अगर मैं अपने पहले इंटरेस्ट ए की बात करूं तो फॉर्मूला क्या पड़ा है सर, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ये पड़ा है सर। अब पी क्या होता है सर, पी प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो पैसे जो तो कि तुम जमा कराते हो। तो सर आपने स्कीम ए के अंदर कितने पैसे जमा कराए थे, तो आपने स्कीम ए के अंदर x रुपए जमा कराए थे सर, तो x इंटू स्कीम ए में कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है सर, तो यहां पे क्लियर है स्कीम ए में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है सर, यानी इंटू 8 इंटू कितने टाइम के लिए पैसे जमा कराए गए हैं। तो सवाल यहां पे मुझे कह रहा था कि साल के अंत में वो 1860 रुपए इंटरेस्ट के तौर पे कमा रही है, तो साल के अंत में। तो इनडायरेक्टली सवाल ने आपको टाइम बताया कितना सर, 1 ईयर का टाइम। कितना सर, 1 ईयर का टाइम, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो गया सर, 100। यानी कुल मिला के कितना आ रहा है सर, 8 इंटू 1 इंटू एक्स बाई 100, यानी कि 8x बाई 100। यूनिट क्या होगी सर, ये पैसे हैं। इंटरेस्ट क्या होता है, पैसे होते हैं सर, रुपया। यूनिट क्या होगी सर, रुपीस। यानी आपने आया निकाल लिया, कितना आया सर, 8x डिवाइडेड बाई 100 प्लस, इसको नोट डाउन करो। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे सर कि IB क्या होगा, तो क्या बताओगे सर, फिर से वही कंसेप्ट यहां पे लगाओ कि अपनी सेकंड स्कीम बी के लिए मैं अगर साल के अंत का इंटरेस्ट निकालूंगा तो कितना आना चाहिए सर, ये आना चाहिए अगेन PRT डिवाइडेड बाई 100। अब IB के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, यानी स्कीम बी में उसने कितने पैसे जमा कराए थे सर, तो स्कीम बी में उसने y रुपए जमा कराए थे, तो y इंटू स्कीम बी में बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा था सर, तो 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था। और मैंने क्या कहा था, हमेशा ये ढूंढना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है कि नहीं, ईयरली है कि नहीं। तो यहां पे लकीली मुझे दिख रहा है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से ही बताया गया है। मैं ऐसा बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपके साथ खेल सकता है। हो सकता है वो आपको 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे, तो उस कंडीशन में आपको साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये चेक कर लेना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट है कि नहीं, पर एनम के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि हम सिर्फ पर एनम को ही अपने फॉर्मूले में यूज करते हैं। तो सर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्कीम बी के लिए, 9% है सर, तो इंटू 9 इंटू टाइम, अगेन साल के अंत में पैसे निकाले जा रहे हैं, यानी कि 1 साल के लिए बैंक में पैसे डिपॉजिटेड थे, तो टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ सर, 1 ईयर 1 लिख दिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 100। तो कुल मिला के कितना आया सर, 9 इंटू वाई इंटू 1, 9y बाई 100। यूनिट क्या हो जाएगा सर, ऑब्वियस ही बात है, पैसे ही तो हैं तो इंटरेस्ट भी तो पैसा ही होगा, 9y बाई 100 रुपया। क्लियर है। तो यहां पे कितना आ गया सर, 9y बाई 100। और यही किसके बराबर है सर, यही मेरा बराबर है 1860 के। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहला ही क्वेश्चन सर हमारे सामने है, नोट डाउन करो इसको। क्लियर। अब आगे सर, अब यहां पे हम थोड़ा आगे बात करें, इस इक्वेशन को थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। तो इक्वेशन कितनी आ रही है, 8x बाई 100 प्लस 9y बाई 100 बराबर 1860। अब फिर से मेरी बात यहां ध्यान से सुनना सर। अब सवाल यहां पे क्या कह रहा है सर, अगेन कहानी वही है, साल के अंत के ही इंटरेस्ट की बात की गई है हमारे सेकंड इंफॉर्मेशन में भी, लेकिन किस तरीके से बात की गई है, तो बात अब इस तरीके से की गई है कि आपने जो अपनी स्कीम ए और बी में पैसे जमा कराए थे उसको अब इंटरचेंज करके बात करो सर, अलट पलट करके बात करो। यानी कि अब हम सेकंड इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या समझ रहे हैं सर, कि उसने शुरुआत में स्कीम ए में x रुपए जमा कराए थे, तो अब आपको क्या मानना है, अब आपको मानना है कि स्कीम ए के अंदर y रुपए जमा है। सर इसको उलट पुलट करना पड़ेगा मुझे, ये मुझे सवाल में सेकंड इंफॉर्मेशन में कहा जा रहा है।
उसी तरीके से सर उसने अब स्कीम बी में कितने पैसे जमा कराए हैं, तो अगर वो स्कीम बी में x रुपए जमा कराती तब जाके ये होता, यानी इस स्कीम में जमा कराए गए पैसे को उलट पुलट कर दूंगा तब क्या होगा। अब उसके बाद की कहानी, अब फिर से कहानी क्या है सर, साल के अंत में टोटल इंटरेस्ट वो कितना कमा रही है। तो टोटल इंटरेस्ट अगर मैं IA प्लस IB से डिनोट करूं सर, तो टोटल इंटरेस्ट कितना कमा रही है, तो पहले जितना कमा रही थी उसमें 20 रुपए उसको ज्यादा मिल रहे हैं। तो पहले 1860 थे, 20 ज्यादा मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे सर, 1860 प्लस 20 हो जाएंगे सर। अब फिर से वही कहानी सर, अपना इंटरेस्ट निकालो। कैसे निकालोगे, अगर मैं पूछूं सर IA क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही PRT डिवाइडेड बाई 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो गलती मत करना सर, अब आपके स्कीम ए के लिए जमा कराए गए पैसे कितने हैं सर, तो जमा कराए गए पैसे Y हैं। क्या है सर, Y है, तो Y इंटू रेट कितना है, तो स्कीम ए में अभी भी रेट आपका 8% ही है सर, क्योंकि आगे सवाल ने रेट से रिलेटेड कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, तो आपको क्या मानना है, जो रेट पहले था वही रेट अभी भी रहेगा, यानी कि 8% सर। इंटू कितने साल के लिए सर, साल के अंत में पैसे विड्रॉ कर रही है, यानी कि कहानी 1 साल की चली है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया सर, ये आ गया 8Y बाई 100। ऑब्वियस ही बात है, यूनिट क्या होगी सर, तो इंटरेस्ट पैसा होता है, यानी कि यूनिट क्या होगी सर, रुपीज होगी। तो कितना आ गया सर, 8Y बाई 100 प्लस यहां पे IB क्या हो जाएगा, बस इसी तरीके से IB निकालेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। तो यहां पे हम बोल देंगे सर कि हमारा IB हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला वही रहना है सर। अब स्कीम बी के लिए प्रिंसिपल क्या है सर, स्कीम बी के अंदर कितने पैसे जमा करा रही है, तो इंटरचेंज होने के कारण स्कीम बी में वो x रुपए जमा करा रही है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सर, तो स्कीम बी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 9% था, 9% ही रहेगा, यानी इंटू 9 इंटू कितने साल के लिए सर, 1 साल के लिए, यानी 1 डिवाइडेड बाई 100। कुल मिला के कितना हो गया सर, 9x बाई 100 हो गया है। क्लियर है, इसको नोट डाउन करो। अगेन कहानी सर, इंटरेस्ट क्या होता है, रुपया होता है, तो किसका यूनिट क्या हो जाएगा सर, रुपीज हो जाएगा। तो कितना आया सर, ये आ गया 9x डिवाइडेड बाई 100। ये किसके बराबर है सर, तो ये 1860 प्लस 20 यानी कि 1880 के बराबर है। आपका दूसरा इक्वेशन आ गया, नोट डाउन करो। आज मैं थोड़ा कम स्पीड से बोल रहा हूं, उसका रीजन ये है कि गला थोड़ा सा खराब है, ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैं नहीं चाहता। कर लिया नोट डाउन, अब देखो आगे। तो सर यहां पे फाइनली अगर मैं दूसरे इक्वेशन को लिख लूं तो क्या निकल के आ रही है सर, पहले x वाला टर्म लिख लेते हैं। तो पहले x वाला टर्म लिखेंगे तो 9x बाई 100 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा सर, 8y बाई 100 बराबर इस तरफ कितना हो गया सर, 1880 हो गया है। तो दो इक्वेशन सर, दो अननोन x और y सॉल्व करके निकाल लेंगे, बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे मेरी बात सुनना, यहां पे थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं ताकि सॉल्व करने में आसानी मिले। सर सबसे पहले सॉल्व करने का क्या फंडा मुझे दिख रहा है कि आप दोनों इक्वेशन में एलसीएम लो और 100 को उधर भेजो, तब जाके आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन निकल कर आएगी। अब जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन आ रही है तो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करो। क्या सर, आपको कोफिशिएंट इंटरचेंज का केस दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहां पे जो एक्स वाले टर्म का कोफिशिएंट है वो यहां पे वाई वाले टर्म का कोफिशिएंट है, एंड वाइस वर्सा। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज का क्या फंडा सीखा था सर, ये सीखा था कि अपने दोनों सिंप्लीफाइड इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दो नई इक्वेशन निकालते हैं, जिनको सॉल्व कर देंगे तो फाइनली हमारा रिजल्ट हमारे सामने होगा। सर ये सीखा था, अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई निकल कर आ जाएगा। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनना, आपने शुरुआत में एक्स और वाई क्या माना था सर, तो शुरुआत की बात कर रहा हूं। शुरुआत में आपने यह माना था सर कि स्कीम ए में एक्स रुपए जमा हो रहे हैं, स्कीम बी में आपके वाई रुपए जमा हो रहे हैं। तो जो आप एक्स और वाई निकालोगे वो आपने शुरुआत में जो एक्स स्कीम ए और बी में पैसे जमा कराए थे सर वो निकल कर आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे क्या पूछ रहा था कि उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो उसने स्कीम ए में एक्स रुपए इन्वेस्ट किए थे, स्कीम बी में वाई रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो आप एक्स और वाई जो निकालोगे सर वो आपका शुरुआत में स्कीम ए और बी में इन्वेस्ट किए गए पैसे हैं। क्लियर है, तो कितना निकल कर आएगा सर, तो उसने शुरुआत में आप जब निकालोगे तो स्कीम ए में 10,000 रुपए यानी कि एक्स की वैल्यू 10,000 आएगी, स्कीम बी में 12,000 रुपए यानी कि आपके वाई की वैल्यू 12,000 निकल कर आएगी। ये क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सवाल यहां पे क्लियर कर दे रहा है कि उसने शुरुआत में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो आपको निकालने हैं। अगर बाद वाला सवाल आपसे पूछता तो आपको क्या देता कि आप मुझे बाद वाली कंडीशन बताओ, लेकिन यहां इस तरह का कोई बात नहीं किया गया है, यानी कि शुरुआत में जो इन्वेस्ट किया था वही आपको कैलकुलेट करना है, जो हमने यहां पे ए में एक्स बी में वाई माना था। क्लियर है, नोट डाउन करो यहां पे।
तो इस वैरायटी के साथ फिलहाल इसको एंड करते हैं सर। मैं उम्मीद करता हूं सारे लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां पे अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने बाकी बचे हुए कैटेगरी 1 के सवाल देखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी लग रहा है कुछ क्लियर नहीं हुआ, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।